हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। तो ये है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 4। और आज की इस क्लास में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक मटेरियल्स के जो थियरी के टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करी थी, तो आज हम मैग्नेटिज्म से स्टार्ट करेंगे और कुछ बहुत ही फेमस फार्मूले जिनको आप न्यूमेरिकल में देख भी चुके हैं, जिनके ऊपर हमने काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी कर लिया है अभी तक। तो ये वो सारे टॉपिक हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स की अगर हम बात करें कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा हो, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा हो, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और कोई चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल थीटा बनाते हुए v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है। ये एंगल थीटा है और यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल है। तो जब कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ थीटा एंगल बनाते हुए v वेलोसिटी से आगे बढ़े, तो क्या होता है कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स लगता है जिसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। और उसका जो डायरेक्शन होता है वो इन दोनों के प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। मतलब जिस प्लेन में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है उस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। और किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर दो दो डायरेक्शन हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा कि नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, इसको पता करने के लिए आप ये फार्मूला याद कर लीजिए। क्योंकि इस फार्मूले में आप अगर इसके वेक्टर फॉर्म की बात करें तो F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, तो साफ साफ पता चल रहा है कि v क्रॉस b का जो डायरेक्शन आएगा वही जो इस वेक्टर का डायरेक्शन आएगा वही इस वेक्टर का डायरेक्शन होगा। और क्रॉस प्रोडक्ट में किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन पता करने के लिए हमारे पास राइट हैंड रूल होता है, जो ये कहता है, राइट हैंड कर्ल रूल बोलते हैं इसको, कि पहले वाले वेक्टर के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखना है राइट हैंड के, और ऐसा रखना है कि वो दूसरे वाले वेक्टर के डायरेक्शन में कर्ल हो सके। तो ऐसा जब आप करते हैं तो जो थंब होता है वो इनके क्रॉस प्रोडक्ट वाले वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर यहां पर देखें तो वेक्टर बी का डायरेक्शन ये और वेक्टर वी का डायरेक्शन ये, और इन दोनों को अगर हम एक प्लेन इमेजिन करिए, यहां पर एक सरफेस पर ये दोनों रखे हुए हैं, ये प्लेन है, इस प्लेन में इधर वेक्टर वी बी है और इधर वेक्टर वी है। तो आपको क्या करना है, वेक्टर वी से वेक्टर बी की तरफ जाना है। तो आपका वेक्टर वी इधर और वेक्टर बी इधर, तो अब ये ऐसे बेंड हो जाएगा वी से बी की तरफ, है ना, वी से बी की तरफ ये बेंड हो जाएगा, कर्ल हो जाएगा। तो थंब ऊपर जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तब ये बात हम बोलेंगे। अगर ये चार्ज एक निगेटिव चार्ज होता तो यहां माइनस आने का मतलब ये हुआ कि इस वाले वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो इस वाले वेक्टर के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है। तो v क्रॉस b का डायरेक्शन आपका बता रहा था ऊपर, तो इसके जस्ट अपोजिट करेंगे, ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कितना हो जाएगा, किधर, नीचे की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर ऊपर आ रहा है तो निगेटिव चार्ज के लिए जस्ट अपोजिट नीचे की तरफ हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, अगर आप देखें कि जो चार्ज पार्टिकल आपका है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में आगे जाने लगे, ये जो चार्ज पार्टिकल अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में आगे जाए, तो यानी वेक्टर v जो है वो यहाँ पर जो है ये ऐसे इधर से जाने लगे ऐसे, तो वेक्टर v और वेक्टर b के बीच का एंगल थीटा क्या हो जाएगा, 0। अगर ये वेक्टर v और वेक्टर b पैरेलल हो जाएं तो थीटा 0 हो जाएगा, और थीटा जब 0 हो जाएगा तो ये रिजल्ट आपको मैग्नेटिक फोर्स का कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। क्योंकि ये ओपन करेंगे तो आएगा क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा चाहे 0 हो और थीटा चाहे 180 हो, मतलब चार्ज पार्टिकल चाहे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाए या बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाए, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, दोनों ही केस में कोई भी मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर नहीं लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले डायरेक्शन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता था। बट यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसके अलावा बाकी डायरेक्शन में लग रहा है। और सबसे ज्यादा कब लगेगा, जब थीटा की वैल्यू 90 होगी तब। यानी अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर मूव करे तो ये मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अच्छा,
यहाँ पर अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर जो आ रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट की, तो दो यूनिट हैं, एसआई सिस्टम में टेस्ला होता है और सीजीएस सिस्टम में गॉस होता है। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक, इसको इंडक्शन बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन का जो यूनिट होगा एसआई सिस्टम में टेस्ला होगा और सीजीएस सिस्टम में गॉस होगा, और इन दोनों के बीच का ये रिलेशन होता है 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस। कई बार आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्योंकि इसका उल्टा भी मिलता है आपको, ऐसा 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, ऐसी जगहों पर जब कंफ्यूजन हो जाए तो क्या करना चाहिए, वहां पर ये n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ये वाला आप प्रिंसिपल जानते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में नंबर और यूनिट का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। तो नंबर और यूनिट का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है, इसका मतलब अगर नंबर को बढ़ाएंगे तो जो यूनिट होगा वो छोटा हो जाएगा, या यूनिट को बड़ा करेंगे तो नंबर छोटा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, जो टेस्ला है वो एसआई सिस्टम का है, जो गॉस है वो सीजीएस सिस्टम का है। ये बड़ा यूनिट है, ये छोटा यूनिट है। तो जो यूनिट बड़ा होगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, जो यूनिट छोटा होगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी। तो रिवर्स करने के बाद यहां भी वही बात हो रही है कि ये 10⁻⁴ है और ये 1 है, एंड 1 इज ग्रेटर देन 10⁻⁴। 1 बड़ा नंबर है 10⁻⁴ से, जो नंबर बड़ा है उसका देखिए यूनिट छोटा है, जो नंबर छोटा है उसका यूनिट क्या है, बड़ा है। तो n1 u1 अगर दिमाग में रहेगा तो ये जो कंफ्यूजन प्लस या माइनस को लेकर के आता है वो आपको नहीं होगा। ठीक है, और टेस्ला गॉस के अलावा भी कुछ एक यूनिट होते हैं आपके मैग्नेटिक फील्ड के बी के, वो यूनिट के लिए आप ये फार्मूला याद कर सकते हैं, F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, ये होता है करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स। तो F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, ये फार्मूले से आप B निकालिएगा तो F अपान आई एल साइन थीटा, ये फोर्स है तो न्यूटन में आएगा, ये करंट है तो एम्पियर में आएगा, ये लेंथ है तो मीटर में आएगा, इसका कोई यूनिट होगा ही नहीं। और दूसरा फार्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स का, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा या फाई इक्वल टू बी इंटू ए, तो बी इक्वल टू हो जाएगा फाई अपान में ए। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, वेबर में लिखा जाएगा, ये एरिया है मीटर स्क्वायर में लिखा जाएगा। तो कहने का मतलब कि आप मैग्नेटिक फील्ड के कई टाइप से यूनिट लिख सकते हैं, और ये यूनिट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं यूनिट को लेकर के। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात ये बन गई कि ये जिसको आप एमकेएस सिस्टम में लिख रहे थे, एसआई यूनिट जिसको टेस्ला बोल रहे थे, वो 1 टेस्ला किसके इक्वल है, 10⁴ गॉस के तो है सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करने पर, बट एमकेएस सिस्टम में ही अगर हम इस 1 टेस्ला को लिखते तो क्या लिख सकते थे, 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या फिर क्या लिख सकते थे, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड के 4 यूनिट हो गए, वेबर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, जिसको हम टेस्ला बोलेंगे, सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁴ गॉस आएगा। ये चारों यूनिट आपको याद रखने, ठीक है, चारों के चारों। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, मतलब ये बहुत बेसिक बातें, बट ये इससे बहुत सारी बातें एग्जाम में सवाल बना करके आपसे पूछी जाती हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर बात करें तो जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने पढ़ा हुआ था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, मतलब किसी भी सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, किसी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते थे। वैसे किसी भी सरफेस से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला ई डॉट डी ए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला बी डॉट डी ए, है ना, बिल्कुल वैसा है बी डॉट डी ए। क्लोज्ड सरफेस की बात है तो यहाँ पर ये क्लोज्ड वाला सिंबल लगा देंगे। और जैसे ये आपने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है, तो आप लिखते हैं ई डॉट ए। यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो इसको बी डॉट ए लिख लेंगे। तो यही बात यहाँ पर लिखा हमने, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला ये यूनिफॉर्म के लिए है। तो फाई बी इक्वल टू बी डॉट ए, और बी डॉट ए को ओपन करेंगे तो बी ए कॉस थीटा आएगा। वहां से बी का अगर आप यूनिट निकालना चाहें या बी का एक्सप्रेशन निकालें तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई बी और अपान में ए कॉस थीटा, फाई बी अपान में ए कॉस थीटा। और फाई बी अपान ए कॉस थीटा क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स अपान में एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स अपान में ये पूरा एरिया है और इसका कोई यूनिट होता नहीं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अपान में एरिया जो है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, फ्लक्स पर यूनिट एरिया है तो इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आप इसको बोलेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे आपने चार्ज पर यूनिट एरिया निकाला था तो उसको आपने बोला था सरफेस चार्ज डेंसिटी, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो मैग्नेटिक
फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन का ये दूसरा नाम जो है ये आप याद रखिएगा, इसी का नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी डेंसिटी। इस फार्मूले से आप पता कर सकते हैं। रही बात यूनिट की, तो इनका भी वही यूनिट है। एसआई सिस्टम में जो यूनिट है वो वेबर है, सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट है वो मैक्सवेल है, और इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। ठीक है, 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। फिर आपने जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, मतलब सारी चीजें अगर आप देखें तो वहीं से कंपेयर करते हुए बहुत सारी बातें आपको दिखेंगी। जैसा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, वहां पर आपने पढ़ा था गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, और गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बोलता था कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास, किसी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस से पास होने वाला टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो उसके अंदर इनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये था आपका गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहां पर अगर आप इस वाले फार्मूले को, अगर आप इस फार्मूले को देखें तो यहां से ये पता चल रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो इनक्लोज्ड चार्ज की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज है वो टोटल चार्ज आपको पता होना चाहिए। तो अगर टोटल चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, निगेटिव है तो निगेटिव चार्ज रखेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है तो टोटल चार्ज निकालेंगे तो जीरो आएगा। टोटल चार्ज जीरो रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होने के लिए क्या चीज यहां रिस्पॉन्सिबल हो रही है कि बिल्कुल इक्वल और अपोजिट चार्जेज अगर रखे हों तो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। और ये केस देखने को मिलता है आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में। इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में बिल्कुल इक्वल और अपोजिट चार्जेज एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर होते हैं, इनको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। यानी अगर इस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस के अंदर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हम रख दें तो टोटल जो चार्ज इसके अंदर आएगा माइनस क्यू प्लस क्यू मिला करके जीरो हो जाएगा और फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो आएगी। तो ये जो आपका गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है उस फार्मूले के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कभी जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। नहीं कब होगी? जब आइसोलेटेड पॉजिटिव या आइसोलेटेड निगेटिव चार्ज होगा, तो ऐसे में आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं आएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो कब आएगा? जब यहां पर आपके एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक डाइपोल रखे जाएंगे, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव वाले चार्ज वाले वो रखे जाएंगे इक्वल अमाउंट में, तो आपको फ्लक्स की वैल्यू जीरो मिलेगी। ठीक है, ये जब यहां पर हम लोग गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो ये हमेशा के लिए बोलता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए हमेशा क्या हो जाएगा? जीरो, हमेशा जीरो होगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पर हमेशा जीरो नहीं हो रहा था। तो और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो कब हो रहा था? जब डाइपोल की बात हो रही थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो रहा था तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो था। और यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो है। इसका मतलब मैग्नेटोस्टैटिक्स में या मैग्नेटिज्म में कोई सिंगल पोल पॉसिबल नहीं है, सिंगल नॉर्थ पोल या सिंगल साउथ पोल पॉसिबल नहीं है। वो हमेशा आपको कैसा मिलेगा? हमेशा एक क्या बोलते हैं, डाइपोल के फॉर्म में मिलेगा, जिसका पोल स्ट्रेंथ प्लस एम और माइनस एम दोनों होगा। तो आप यहां पर कहेंगे कि टोटल जो पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। टोटल पोल स्ट्रेंथ यहां पर अपान में म्यू नॉट करेंगे तो ये पूरा रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। यानी किसी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमेशा जीरो होता है। इसका मतलब कि नॉर्थ पोल साउथ पोल हमेशा एक साथ आते हैं, और इसका रीजन यही था। इसी वजह से ये फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही थी, और जो फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं वहां पर फ्लक्स पॉजिटिव होता है। फिर ये वापस बिल्कुल वही सेम चीज अंदर जाएगी, यहाँ पर अंदर जा रही इसलिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो इस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना? जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, टोटल ऐड करेंगे तो हमेशा जीरो। ठीक है, तो इस बात से ये मैसेज निकल के आ रहा है कि मैग्नेटिज्म में मोनोपोल, सिंगल पोल या मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपसे सवाल ऐसे ही पूछा जाता है कि ये फार्मूला क्या बोल रहा है? ये फार्मूला जो कहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो है, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक मोनोपोल या सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये कौन से रूल से पता चल रहा है? गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स से। और यही आपका मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन भी है, यही मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन भी है। ठीक है, और यहां पर जैसे आप इसको डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते थे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करके, तो डेल डॉट ई इक्वल टू आता था रो अपान एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सेम तरीके से यहां पर आएगा ये डेल डॉट बी इज इक्वल टू
यहाँ तो हर बार जीरो ही आ रहा था, तो डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म, ये फार्मूला, इसका ये मीनिंग और ये इसका नाम, ये सारी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा भी होगा पीछे की क्लासेस में हमने इसके क्वेश्चंस आपको कराए थे। प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में ये सवाल पूछा गया है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, इस बात को किसने बोला था, क्या एक्सप्रेशन था, क्या नाम था, वो सारी चीजें यहाँ पर है। ठीक, प्रॉपरली क्लियर हो गया। मैग्नेटिक फोर्स का ये फार्मूला, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा। फील्ड का डायरेक्शन कौन कौन सा यूनिट है, 4 यूनिट है, चारों को यहां से याद करिए, कहां कहां से आए हैं, ये फार्मूले याद रहेंगे तो ये चीज आपको कभी नहीं भूलेगा। तो 1 टेस्ला, 1 न्यूटन पर मीटर, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसी को गॉस में कन्वर्ट करेंगे 10⁴ आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वो फार्मूला है वो बी डॉट ए है, वहां से बी को निकालेंगे तो फाई अपान ए आएगा, तो इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स अपान एरिया, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ से वेबर पर मीटर स्क्वायर। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स का यूनिट एसआई सिस्टम में वेबर, सीजीएस सिस्टम में मैक्सवेल, और रिलेशन हो जाएगा ये। और गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स बोलता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला हमेशा जीरो होता है, जिसका मतलब है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, जिसका डिफरेंशियल फॉर्म है डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो, डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलिए, और अगली जो पॉइंट है हमारी यहां पर ये है कि लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स का मतलब ये है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक साथ लग रहे हो चार्ज पार्टिकल के ऊपर, मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर, तो टोटल जो फोर्स आप निकालेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का सम, इस टोटल फोर्स को हम बोलेंगे लॉरेंज फोर्स। बाकी इलेक्ट्रिक फोर्स को आप Q इंटू में E प्लस मैग्नेटिक फोर्स को Q V क्रॉस B आप लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात। अगला है हमारा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मान लीजिए कि ये कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके अंदर आप करंट फ्लो करा रहे हैं ऐसे या फिर ऐसे, और जो आप करंट फ्लो करा रहे हैं उस आप करंट कैरिंग कंडक्टर को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, और ये करंट का जो डायरेक्शन है या लेंथ का जो डायरेक्शन है कंडक्टर का, वो थीटा एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा है, जिसका वेक्टर फॉर्म होता है F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ठीक है ना, क्योंकि इसको तो आप वेक्टर के फॉर्म में लिख नहीं सकते, ये स्केलर क्वांटिटी होता है करंट, तो आई एल क्रॉस बी, इसको आप ओपन कर रहे हैं तो आपको मिलेगा F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो ये हो गया करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगने वाला क्या, फोर्स। फिर वही बात आ जाएगी कि अगर आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइंड हो, मतलब बिल्कुल पैरेलल रखा जाए, और करंट चाहे मैग्नेटिक फील्ड वाले ही डायरेक्शन में जाए या जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाए, लेकिन जाएगा तो वायर में से ही। तो अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है या उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू या तो 0 बनेगी या तो 180 बनेगी, और दोनों ही केस में एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो अगर आपका करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइंड है, तो करंट चाहे इधर से इधर जाए चाहे इधर से इधर जाए, थीटा चाहे 0 हो चाहे 180 हो, उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। और ये बहुत अजीब बात है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता था, है ना। तो यहां पर ये थोड़ा सा रिजल्ट जो है बड़ा यूनिक होता है। तो ये चीज आपने चार्ज पार्टिकल के लिए भी देखा और पूरे कंडक्टर के लिए भी देख लिया। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर अगर हम मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन की बात करें, तो मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को पता करने के लिए हमारे पास 2 रूल हैं, एक है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और एक है राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पता ही होगा, एफ होता है, बी होता है, आई होता है। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन पता हो तो हम मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। और ये डायरेक्शन ऐसा होगा, अगर ये बी का डायरेक्शन है, ये आई का डायरेक्शन है, तो ये एफ का डायरेक्शन हो जाएगा। और मैं आपसे कहता हूं कि आप इसको छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इसको याद करिए, ये ज्यादा फायदे का सौदा होगा आपके लिए कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का ही डायरेक्शन पता करने के लिए हम राइट हैंड पाम रूल यूज कर सकते हैं। राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग अगर ये करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे थंब, और ये उस पॉइंट की ओर चला जाए जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए,
तो जिधर ये कर्ल हो सकता है वो डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा इस पॉइंट पर। और अगले स्टेप में राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 में जब आएंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड भी पता होगा और करंट का डायरेक्शन भी पता होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स पता करने के लिए फिर से वही काम करेंगे और अब जो कर्ल का डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स दोनों के लिए राइट हैंड पाम रूल यूज करना बहुत ज्यादा इजी होता है, तो आप इसको फॉलो करिए तो अच्छा रहेगा आपको न्यूमेरिकल्स में डायरेक्शन को पता करने के लिए। ठीक है, ठीक है ना, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। बाकी ये जानते रहिए कि हाँ लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स का डायरेक्शन निकलता है और वो पता ही आपको FBI करके आप याद करते हैं ना, FBI FBI FBI। इसी तरह से फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल था जो इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को पता करने के लिए होता था, उसमें भी FB और I। यहां पर F जो था उसका मतलब क्या हो जाएगा राइट हैंड रूल में, उसका मतलब ये हो जाएगा कि आप कंडक्टर को किस डायरेक्शन में जिधर फोर्स लगा रहे हैं उसी तरह से मोशन करेगा। तो किस डायरेक्शन में आप कह लीजिए मोशन करा रहे हैं, डायरेक्शन आप मोशन को रिप्रेजेंट करेगा कंडक्टर के, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया और ये आई यानी कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल बिल्कुल एक ही जैसे हैं। राइट हैंड रूल इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन के लिए होता है, लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन के लिए होता है। ठीक है, और राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन के लिए। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जिससे खूब सवाल आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं। आपने देखा कि बायोसेवर्ट का, और ये आपके सिलेबस में मेंशन भी है, तो बायोसेवर्ट लॉ जो है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलाम्स लॉ हुआ करता था, है ना। कूलाम्स लॉ की हेल्प से हम लोग कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते थे। पहले इलेक्ट्रिक फोर्स मिलता था, फिर F=Q×E वाले फार्मूले से हम जब फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर देते थे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता था। तो जो इंपॉर्टेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलाम्स लॉ का है वही इंपॉर्टेंस मैग्नेटोस्टैटिक्स में बायोसेवर्ट लॉ का है। और ये क्या बोलता है, बहुत सिंपल सी बात, कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर का अगर छोटा सा एलिमेंट DL लिया जाए तो इस छोटे से लेंथ एलिमेंट की वजह से जिसके अंदर I करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से अगर हम किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहे DB, तो वो मैग्नेटिक फील्ड का आपको एक्सप्रेशन देता है। और यहां पर थीटा आएगा तो थीटा क्या हो जाएगा, करंट कैरिंग कंडक्टर के इस लेंथ एलिमेंट और इस वेक्टर R के बीच का एंगल हो जाएगा थीटा। तो फार्मूला होता है dB=μ0/4πIdl×r/r³। जब इसको आप ओपन करेंगे, ये क्या है, ये है आपका वेक्टर R, तो वेक्टर R को आप लिख सकते हैं R इंटू में R कैप, तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा और आपको R कैप जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और इसको ओपन करेंगे तो DL क्रॉस ऐसे R के फॉर्म में है तो आप लिखेंगे DL इंटू R इंटू साइन थीटा। मतलब अगर आप इसको ओपन करना चाहें तो आप, क्योंकि आपने इस तरह से याद किया होगा B=μ0/4πI, और इसको ओपन करिए A क्रॉस B को, तो आएगा DL इंटू R इंटू A क्रॉस B AB साइन थीटा, उसके बाद साइन थीटा, और एक वेक्टर आएगा जो इसके और इसके दोनों के क्या हो जाएगा, जो इन दोनों के डायरेक्शन के बिल्कुल परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आएगा, और अपान में क्या हो जाएगा R³। तो ये R³ है, ये R है, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसी फार्मूले को ऐसे लिखते हैं कि μ0/4πIdl साइन थीटा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अपान R²। ये बायोसेवर्ट लॉ का आपका फार्मूला हो जाएगा। इसमें ये जो μ0/4π वाला कांस्टेंट है इसकी वैल्यू है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये यूनिट आपको याद रखना है इस μ0 या मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के यूनिट को बताने के लिए। इसका नाम है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी या फ्री स्पेस। ठीक है, और ये जो μ0 होता है वो एप्सिलॉन नॉट के साथ इस तरीके से रिलेट करता है। आप जानते हैं इसका इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है कि C = 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो μ0 की वैल्यू अगर ये वैल्यू रखें यहाँ पर, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12, वो दोनों वैल्यूज कर रख करके सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट लेकर के,
तो आपको यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्टली क्या मिलेगी, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। बायोसेवर्ट लॉ को यूज करके हम अलग अलग तरह के करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको हम एक सर्कुलर लूप दें और इस सर्कुलर लूप के अंदर, इस सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर, इस सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर मान लीजिए आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इसके सेंटर पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो बायोसेवर्ट लॉ को यूज करके जब हम लोग फार्मूले का डेरिवेशन करते हैं तो वो फार्मूला आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान एल इंटू में अल्फा। ठीक है ना, इंटू में अल्फा। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान में अल्फा, और ये आर अगर आप चाहे तो ये बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, ये अगर आप इसको यहां से देखें तो ऐसे आ जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, और अपान में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। और आपको पता है कि ये जो थीटा है वो किसके किसके बीच का एंगल है, जो हम वेक्टर लेते हैं, जो हम वेक्टर डीएल की बात करते हैं, वो ये जो वेक्टर डीएल हमारा होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाता है उसकी हम बात करेंगे यहां पर। तो यहां पर हमारा जो थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, थीटा का मतलब ये हुआ कि ये देखिए थीटा का मतलब ये है कि जो लेंथ एलिमेंट हमने लिया था उससे और जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं उनको मिलाने वाली लाइन के बीच का एंगल। तो जिस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं वो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये हो गई, और जो डीएल है वो आपका ये लेंथ एलिमेंट हो गया। और आपको पता है कि रेडियस हमेशा सर्कमफेरेंस पर परपेंडिकुलर होता है, जो रेडियस होता है वो सर्कमफेरेंस पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसके ऊपर खींचे गए किसी भी टेंजेंट के ऊपर। तो यहाँ पर ये एंगल आपको 90 डिग्री मिल जाएगा वेक्टर आर और वेक्टर डीएल के बीच वाला। तो यहाँ पर हम 90 रखेंगे, साइन 90 की वैल्यू 1 बनेगी, तो आपको मिलेगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, और ये हो जाएगा आई, और उसके बाद डी एल साइन 90 की वैल्यू 1 और अपान में आर स्क्वायर। और ये जो आर स्क्वायर है इसको आप अगर दो पार्ट में ब्रेक कर लें, आर को इधर और आर को इधर लिख लें, तो आपको मिलेगा डीएल अपान में आर। और डीएल क्या है, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ जिसको हम आर्क लेंथ बोलेंगे, और आर का मतलब यहां पर रेडियस है, तो आर्क अपान रेडियस, आर्क अपान रेडियस, ये जो आर्क अपान रेडियस है इसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। तो आपको मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर, और इसकी जगह पर क्या जाएगा, वो एंगल जो इस आर्क लेंथ ने सेंटर के ऊपर बनाया था, है ना, वो एंगल जो इस आर्क लेंथ ने सेंटर पर बनाया था वो एंगल आपने यहां पर लिख लिया। अब अगर बात आप पूरे इसकी करेंगे, पूरे लूप की, तो पूरे लूप के केस में आप, पूरे लूप के केस में जब बात करेंगे तो पूरा ये जो पूरा सर्कुलर लूप है ये इस पॉइंट के चारों तरफ टोटल कितना एंगल बनाएगा, एक पॉइंट के चारों ओर टोटल कितना एंगल बनेगा इस पूरे कंप्लीट सर्कुलर लूप की वजह से, आपको पता है 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन। तो हम इस अल्फा की जगह पर 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन लिखेंगे, ये पाई से ये पाई कैंसिल होगा, तो म्यू नॉट अपान और 2 से ये इसको कैंसिल करेंगे तो म्यू नॉट अपान 2 और आई अपान आर आ जाएगा। यानी पूरे सर्कुलर लूप की वजह से उसके सेंटर पर वो जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है वो फार्मूला आप यहां से निकाल सकते हैं। और पूरे लूप की बजाय अगर आधे लूप की बात करें तो आधा लूप इस पॉइंट के एक तरफ ये पूरा कितना एंगल बना रहा है, पाई रेडियन का। तो ऐसे में इस फार्मूले में अल्फा की जगह पर पाई रखिएगा तो पाई से पाई कैंसिल होगा, म्यू नॉट अपान 4 आई अपान आर आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आधे का भी आधा कर दिया जाए तो ये जो एंगल पाई था वो एंगल अब पाई बाई 2 हो जाएगा, मतलब 1/4 अगर आर ये लिया जाए तो इसकी वजह से यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो यहाँ पाई बाई 2 रखेंगे, पाई से पाई कैंसिल होगा और 2 और 4 मल्टीप्लाई होकर के 8 हो जाएगा। मतलब अगर आपको ये आर्क लेंथ पता चल जाए, रेडियस पता चल जाए, तो आप ये एंगल निकाल करके यहां पर रख सकते हैं और आपको हर केस में इस सर्कुलर लूप के किसी भी सेक्शन की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिलता जाएगा। तो ये आपके लिए एज अ जनरल फार्मूला काम करेगा लूप के केस में, आप इसी वाले को याद कर लीजिए, इसी वाले को आप याद कर लीजिए, ये फार्मूले को, ठीक है। कंप्लीट सर्कुलर लूप है तब भी लिख सकते हैं, सेमी सर्किल है तब भी लिख सकते हैं, 1/4 है तब भी लिख सकते हैं, कोई और केस है तब भी लिख सकते हैं, बस आपको वो एंगल किसी भी तरीके से पता चल जाए सेंटर पर, बस, ठीक है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेट। अच्छा एक और चीज, सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड का ये फार्मूला आया म्यू नॉट अपान में 2 आई अपान आर,
ये वाले फार्मूले को अगर आप इस वाले फार्मूले से मैच करें, इस वाले फार्मूले से कि स्ट्रेट वायर की वजह से, और वायर कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट लेंथ का, तो अगर इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर है तो उसकी वजह से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया आपका म्यू नॉट अपान में 4 पाई, और सॉरी 4 नहीं आएगा, ये गड़बड़ हो गया, 2 रहेगा, यहाँ पर 4 कैसे रहेगा, ये 1 + 1 2 हुआ, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2 आएगा, तो म्यू नॉट अपान में 2 पाई आई अपान आर आ जाएगा। यानी एक स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर की वजह से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, ये आ रहा है म्यू नॉट अपान में 2 पाई आई अपान आर, जबकि एक सर्कुलर लूप की वजह से जिसका सेंटर, जिसका रेडियस आर है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, ये आ रहा है म्यू नॉट अपान में 2 और आई अपान में आर। तो अगर आप डिफरेंस ढूंढेंगे इसमें और इसमें, तो यहां पर पाई है और यहां पर पाई नहीं है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी आप कंफ्यूज ना हो, इस वजह से आप इनको साथ में रख करके क्लियर करके याद कर लीजिए कि इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, स्ट्रेट वायर है, तो आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड जब लिखेंगे तो उसमें पाई आएगा, बट सर्कुलर लूप की वजह से उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, अगर इसका रेडियस आर है तो म्यू नॉट अपान 2 आई अपान आर आएगा, इसमें पाई नहीं है। तो पाई किसमें है और किसमें नहीं है, बस ये याद कर लीजिए। तो वायर वाले केस में पाई है और लूप वाले केस में पाई नहीं है, स्ट्रेट वायर में पाई है और लूप वाले केस में पाई नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अगर कोई मान लीजिए इस तरह का स्ट्रेट वायर हो, स्ट्रेट वायर बिल्कुल, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, तो इस और ये फाइनाइट साइज का है, तो फाइनाइट साइज वाले किसी स्ट्रेट वायर की वजह से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का ये जनरल फार्मूला होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। लेकिन अगर इसी वायर को आप इधर बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, नीचे की तरफ भी बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, तो ऐसे में क्या होगा, ये जो एंगल आप यहाँ इस एक्सिस के साथ ये एंगल आप फाई 1 ले रहे थे, जब ये पॉइंट यहाँ पहुंचेगा तो ये एंगल बढ़ के इतना हो जाएगा, यहाँ पहुंचेगा तो ये एंगल बढ़ करके इतना हो जाएगा, यहाँ पहुंचेगा तो ये एंगल बढ़ करके इतना हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर ये हुआ कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, वायर की लेंथ बढ़ाते जाएंगे, ये जो फाई 1 है वो बढ़ते 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 किसको टेंड करने लगेगा, 90 डिग्री को टेंड करने लगेगा, मैक्सिमम 90 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो 90 को टेंड करने लगेगा। वैसे ये नीचे वाला एंगल भी आपका बढ़ते बढ़ते 90 को टेंड करने लगेगा। तो आप कह सकते हैं कि इनफाइनाइट लेंथ वाले वायर के लिए फाई 1 फाई 2 की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे, साइन 90 साइन 90 1 + 1 2 आएगा, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो 4 था यहाँ पर वो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो फाइनाइट वायर वाला जनरल फार्मूला अगर याद हो तो उसमें इनफाइनाइट का केस आप यूज करके ये आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, अगर मान लीजिए ये पॉइंट आपका किसी इस वाले मतलब जहां जितना बड़ा ये वायर था, इस वाले इंड पर अगर आप निकाले मैग्नेटिक फील्ड, या इस वाले इंड पर निकाले मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें से एक एंगल हो जाता है क्या, अगर ये हमारा जो पॉइंट पी है वो यहीं पर हो जाए, इसी के बगल में, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये जो ऐसे बन रहा है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो आपको ये जो एंगल कुछ फाई 1 मिल रहा था वो 0 हो जाएगा, और जो इसके साथ एंगल बनेगा वो लगभग लगभग यहाँ पर 90 बनने लगेगा, तो एक 0 हो जाएगा, एक 90 हो जाएगा, तो 0 वाला तो खत्म हो गया, 90 वाला 1 आ गया, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर आएगा, ठीक है ना। अगर इस एक वायर के किसी इंड पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो ऐसे में फार्मूला आएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर के, ठीक। बस फार्मूला ही फार्मूला है, इसमें कोई बहुत मतलब इस समझाने वाली कोई चीज नहीं है, ये सारे फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ये आपका इसमें काम है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारे पास जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर पीछे आपने देखा सर्कुलर फॉर्म में था, और उसके सेंटर पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं, और अभी यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर एक स्ट्रेट वायर था, इसकी वजह से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं। अगर मान लीजिए कि आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर हो वो एक सर्कुलर लूप के फॉर्म में तो हो, बट मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ आपको सेंटर पर नहीं चाहिए, आपको इन जनरल सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो फार्मूला क्या होगा, वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप इस फार्मूले से ये वाला केस भी निकाल सकते हैं। वैसे तो डायरेक्ट आपको ये फार्मूला याद रखना चाहिए कि भाई म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर, और इनटू में जो एंगल बनेगा इस लूप की वजह से वो एंगल आप यहां पर लिखेंगे, ये तो ठीक है याद करना, बट अगर इस लूप के एग्जैक्टली सेंटर पर बात करेंगे तब ये काम करेगा ना,
अगर हम सेंटर के अलावा एक्सिस के किसी पॉइंट पर बात करें तो ऐसे में फिर आपको ये बात देखना पड़ेगा कि एक्सिस पर आप कहां पर बात कर रहे हैं, वो जो पॉइंट है वो इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है। और ये लूप का मान लीजिए रेडियस है ए, तो ए रेडियस वाले लूप के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो फार्मूला आएगा म्यू नॉट अपान में 2। ऐसे रटना है बिल्कुल आपको इसको, मतलब इसका सीक्वेंस उल्टा नहीं करना है कि पहले ए स्क्वायर याद करेंगे फिर आई याद करेंगे फिर नहीं, एन आई ए स्क्वायर करना है। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि यहां पर थोड़ा सा रिदम बन जाता है और रिदम की वजह से ये याद हो जाता है, एन आई ए स्क्वायर, एन आई ए स्क्वायर, है ना। इसी तरह से जैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आप याद करते होंगे, m इज इक्वल टू क्या होता है, एन आई ए। अगर आप इसको ए आई एन करके याद करते हैं तो कंफ्यूजन बढ़ता है, तो कोशिश करनी चाहिए ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन को जहां पर बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें आती है ना, वहां पर वो रिदम वो पैटर्न आपको याद कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि कई बार आप सोच नहीं पाते, लेकिन वो जैसे धुन होता है गाने का, म्यूजिक का, वैसे वो धुन की तरह आपको याद हो जाता है। जैसे अगर आप 1 मिनट का टाइम देंगे तो एक एग्जांपल से मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि किसी भी फार्मूले को हमें बार बार एक ही तरीके से क्यों लिखना चाहिए, ताकि वो आपको जल्दी से याद हो जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर, आपने बोहर का वो केस पढ़ा होगा ना, बोहर मतलब क्या बोलते हैं उसको, बोहर्स थियरी। आपने हाइड्रोजन एटम के लिए बोहर की थियरी का केस पढ़ा हुआ, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी मॉडर्न फिजिक्स में। वो केस में आपने ये पढ़ा हुआ है कि nth ऑर्बिट के अंदर अगर न्यूक्लियस के चारों ओर जो nth ऑर्बिट है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी रेडियस का फार्मूला क्या होता है, आर एन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान पाई एम जेड ई स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। और इसके अलावा अगर हम उसकी वेलोसिटी की बात करें तो वी एन इक्वल टू होता है फार्मूला जेड ई स्क्वायर अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट एन और एच। और अगर हम एनर्जी का फार्मूला उसका देखें, एनर्जी का फार्मूला देखें तो एनर्जी का फार्मूला आता है एम ई पावर 4 अपान 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी एच क्यूब। और उसके बाद आता है क्या, यहाँ पर आता है आपका एन स्क्वायर। ये फार्मूला होता है एनर्जी का। इस पूरे टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी यहाँ पर सी एच भी आएगा, इस पूरे टर्म को हम लोग रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये फार्मूला बन जाता है E इज इक्वल टू आर सी एच और अपान में एन स्क्वायर, आर सी एच अपान में एन स्क्वायर। ये रेडबर्ग कांस्टेंट का एक्सप्रेशन हो गया। आप देख रहे हैं जिस तरह से ये, मतलब जैसा ये एक्सप्रेशन पूरा लिखा हुआ है, ये आसान नहीं है इसको याद करना। और आप चाहे तो ट्राई करके देख लीजिए, अगर आप ऐसा करते हैं, कभी इसको पहले बोलते हैं, कभी इसको पहले बोलते हैं, कभी इसको बाद में करते हैं, कभी इसको आगे पीछे करते हैं, ये किसी जन्म में आपको याद नहीं हो सकता जिस तरह का ये पूरा एक्सप्रेशन है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि कोई भी चीज को, ऐसे केस को आप मतलब हर बार एक ही टाइप से लिखिए और हमेशा वैसे ही लिखिए, वैसे पढ़िए, वैसे याद करिए, तो फिर वो हमेशा के लिए दिमाग में सेटल हो जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपका लूप है, करंट कैरिंग लूप, तो इसके अगर हम इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर जाएं और एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ये फार्मूला होता है म्यू नॉट अपान 2 एन आई ए स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2, जहां ए इसका रेडियस है और एक्स जो है एक्सिस से डिस्टेंस है, सेंटर से डिस्टेंस है। और जो एन लिखा हुआ है वो एन टोटल नंबर ऑफ फेरों की संख्या आपको बताता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में फेरों की संख्या का जिक्र नहीं हो रहा है, इसका मतलब कम से कम एक फेरा तो होगा ही होगा, तो एन की वैल्यू 1 रख लीजिए। और अगर जिक्र किया गया है कि 10 है 20 है जो भी है वो आप वहां पर रख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो करंट कैरिंग लूप होता है जिसमें आप करंट फ्लो करा रहे थे, ये करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है। करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है। हाँ, इसमें जेड स्क्वायर भी आएगा एनर्जी वाले फार्मूले में किसी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए।
तो मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब क्या, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल था प्लस क्यू चार्ज था माइनस क्यू चार्ज था स्मॉल डिस्टेंस पर, वैसे मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब कि एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा जिसकी पोल स्ट्रेंथ प्लस एम होगी और इसकी पोल स्ट्रेंथ माइनस एम होगी, बिल्कुल इसी के कंपेरेबल। इसको बोलते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल। मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल आ गया तो वो मैग्नेटिक डाइपोल आपका बन गया। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो हमारा करंट कैरिंग लूप है जिसके अंदर करंट फ्लो करा रहे थे, वो करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है। और करंट कैरिंग लूप मान लीजिए ये आपके पास है और उसमें करंट आप ऐसे फ्लो करा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा तो आप इस साइड से जहां से आप देख रहे हैं तो आपका ये वाला जो सामने वाला सरफेस होगा वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। और इसी लूप को, जो करंट को आप एंटी क्लॉकवाइज बोल रहे हैं, इस लूप के जस्ट अपोजिट साइड से उस पीछे से अगर कोई देखेगा तो वो बोलेगा नहीं, वो ऐसे देखकर बोलेगा नहीं क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, उसको ऐसा दिखेगा क्लॉकवाइज। जो हमें एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है वो उसके पीछे वाले आदमी को क्लॉकवाइज दिखेगा, और जब क्लॉकवाइज दिखेगा करंट तो वो आपको उसको साउथ पोल दिखाई देगा वहां पर। यानी लूप के एक साइड से देखने पर आपको ये नॉर्थ पोल के जैसा दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे साइड से देखने पर ये आपको क्लॉकवाइज करंट दिख रहा था तो वो वहां पर साउथ पोल बन गया। तो करंट कैरिंग लूप का एक सरफेस आपका नॉर्थ पोल की तरफ और दूसरा वाला जो साइड है वो साउथ पोल की तरह काम करने लगा, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल बन गया ये। ठीक है, और जैसे हर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, वैसे हर एक मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, तो अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल बन गए तो इनका कुछ अपना डाइपोल मोमेंट भी होगा जिनको हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। जैसे ये भी एक मैग्नेटिक डाइपोल हुआ, ये भी मैग्नेटिक डाइपोल हुआ, तो इसका डाइपोल मोमेंट कैसे लिखा जाए, इसका डाइपोल मोमेंट कैसे लिखा जाए, आगे हम उस फार्मूले की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये कि इसके सेंटर से जब आप जैसे जैसे आगे जा रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो एक्स की वैल्यू के साथ चेंज हो रही थी, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में वेरिएशन आ रहा था, उसका हम ग्राफ अगर प्लॉट करें सेंटर के इस साइड और सेंटर के इस साइड, दोनों साइड, तो बिल्कुल एक ही जैसा दोनों टाइप रिजल्ट मिलेगा, और वो रिजल्ट हमें कुछ ऐसा मिलता है। डिस्टेंस x के साथ मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से वेरी हो रही है कि डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटता जो है क्या होगा, घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा। लेकिन यहां से लेकर के सेंटर से लेकर के कुछ एक जगह तक जो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होता है वो यूनिफॉर्म तरीके से वेरिएशन होता है। यूनिफॉर्म तरीके से मतलब ये कि डिस्टेंस जिस रेशियो में चेंज होता है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होता जाता है। यानी आप कह सकते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू चेंज इन डिस्टेंस, है ना। तो कुछ एक जगह होता है, कुछ यहां से लेकर के कुछ यहां तक, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो यूनिफॉर्मली होता है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब वो जगह कहां से लेकर के कहां तक, अगर आप ये देखें सेंटर से लेकर कहां तक है उसका, अगर आप ओरिजिन से लेकर मतलब इस सेंटर के रिस्पेक्ट में कितनी दूरी तक वो पॉइंट है जहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली वेरी कर रही है, अगर ये आपको निकालना है तो आप बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो चेंज हो रही है वो एक कांस्टेंट की तरीके से चेंज हो रही है, मतलब जिस रेशियो में ये चेंज हो रहा है उसी रेशियो में ये चेंज हो रहा है, तो इनका जो रेशियो आएगा वो कांस्टेंट आएगा। और इसको अगर ये कांस्टेंट है तो सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो d2b/dx² इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर यहां से जब आपने d2b/dx² निकाला था उसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू निकल के आती है +-a/2। मतलब सेंटर से +a/2 और सेंटर से -a/2, यानी इस ग्राफ में अगर देखें तो इस ओरिजिन के बगल में a/2 डिस्टेंस और बगल में -a/2 डिस्टेंस पर जो पॉइंट मिलेंगे, यहां तक जो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा था डिस्टेंस के साथ वो यूनिफॉर्म वेरिएशन हो रहा था। यूनिफॉर्म मतलब जिस रेशियो में डिस्टेंस चेंज होगा उसी हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। बट उसके बाद का केस जो हुआ वो ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रही थी, उसका कोई पैटर्न उस तरीके का नहीं बन रहा था, तो वो वाला ग्राफ आपको यहां पर ये ऐसे आगे मिल रहा है। तो जहां तक मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली वेरी हो रही थी वो वाले पॉइंट को इधर साइड या इधर साइड हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट का नाम होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका नाम होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अगर एग्जाम में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की वैल्यू पूछें तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि x = a/2 को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे, जो ये बता रहा है कि वहां तक मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली वेरी हो रही थी विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसके लिए कंडीशन क्या थी कि dB/dx इक्वल टू कांस्टेंट या d2b/dx² इक्वल टू 0। ठीक है,
और ये चीज को हम लोग यूज करते हैं, ये जो हमारा करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जिस टाइप का मिल रहा है, इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं एक जगह पर, उसका नाम यहां पर नहीं मेंशन है, आप इसको यहां देख लीजिए, इसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल। इसका नाम क्या है? हेल्महोल्ट्ज कॉइल। और हेल्महोल्ट्ज कॉइल का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में दो कॉइल्स लिए जाएंगे बिल्कुल सेम टाइप के, ये दो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप लिए जाएंगे, और ये जो दोनों सर्कुलर करंट कैरिंग लूप हैं, इनको एक ही एक्सिस पर लिया जाएगा, और इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस उतना होगा जितना कि इनका रेडियस है। तो अगर इनका रेडियस r और r है तो इनके बीच का डिस्टेंस भी r रखा जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों लूप के बिल्कुल बीच की अगर बात करें तो बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, वो इनके रेडियस के आधे के बराबर हो जाएगा। भाई अगर ये पूरा डिस्टेंस r है तो बीच का डिस्टेंस हो जाएगा r/2। यहां पर आपने रेडियस a बोला था तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन x इक्वल टू a/2, तो अगर हम इसका रेडियस a और a ले रहे हैं तो बीच वाला पॉइंट हो जाएगा x इक्वल टू a/2, और x इक्वल टू a/2 तक मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली वेरी होती है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, अगर आप इसकी बात करें और इसकी बात करें, तो इनका जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ये बीच वाला पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला। तो इनका होता क्या है मामला कि जैसे इसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन देखें तो ये कुछ ऐसे, ठीक है, ये आपका मान लीजिए ऐसे गया, ये ऐसे वेरिएशन होगा, दूसरे वाले का ये आपका कुछ ऐसे वेरिएशन होगा, और यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर ये दोनों आपको मतलब ओवरऑल अगर आप देखें तो ऐसा केस देखने को मिलेगा आपको, ए ऐसा, मतलब अगर मैं इसको थोड़ा फिर से बना दूं, यहाँ पर ऐसे ये पहले वाले का ग्राफ, ये बीच का वो पॉइंट जहां पर x इक्वल टू a/2 था दोनों का, और उसके बाद फिर आगे का ग्राफ ऐसे, मतलब ये साइड साइड का जो ग्राफ है वो बिल्कुल एज इट इज है, बट बीच में ये बीच वाला जो हिस्सा था, मतलब ये वाला जो हिस्सा पहले वाले ग्राफ का था और दूसरे वाले का जो था, यहाँ बीच में आपको मिलेगा कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बिल्कुल क्या मिलेगा, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और इस वाले कॉइल का नाम क्या है, हेल्महोल्ट्ज कॉइल। तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम दो सर्कुलर लूप को इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, और दोनों लूप के बीच का डिस्टेंस उनके रेडियस के बराबर होता है, तो उनके दोनों के सेंटर के बिल्कुल बीच में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पड़ता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, हेल्महोल्ट्ज कॉइल इसका नाम है, उनके बीच का डिस्टेंस रेडियस के बराबर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। और एम्पियर सर्किटल लॉ यही बोलता है कि अगर आप किसी वायर में करंट फ्लो करेंगे तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। किसी वायर में करंट फ्लो करेंगे तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसका ये फार्मूला है कि B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अब आपको मान लीजिए यहां पर पता करनी है, तो यहां पर एक सर्कुलर लूप इमेजिन करिए जिसमें से ये पूरा करंट पास होता हुआ आपको मिल जाए, है ना। फिर अगर आपको यहां पर पता करना है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां से पास होने वाला एक सर्कुलर लूप जिसको हम एम्पीरियन लूप बोल रहे हैं, ये एम्पीरियन लूप आप इमेजिन करिए जिसके अंदर से ये पूरा करंट पास हो रहा हो। फिर इस वाले पॉइंट के लिए आप ये इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कर लेंगे तो बी म्यू नॉट आई आ जाएगा। यहां से आप सॉल्व करके बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आपने एक सवाल अगर न्यूमेरिकल के लेक्चर्स को आपने देखा होगा, आई थिंक लेक्चर नंबर 5 या 6 में हमने किया था, आपको एक वायर न दे करके पूरा एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर दिया हुआ था, ये पूरा कंडक्टर दिया था, इसमें से पूरा करंट पास हो रहा है, पूरा करंट पास हो रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड आपसे कहां पूछा गया था, मैग्नेटिक फील्ड यहां से बाहर, ये सरफेस पर और इसके अंदर कहीं पर पूछा गया था। तो अगर बाहर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आपको अपना एम्पीरियन लूप ये लेना पड़ेगा जिसके अंदर ये पूरा करंट पास होता हुआ मिल रहा है आपको। अगर आप इसके सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो आपका एम्पीरियन लूप बिल्कुल इस सिलेंडर के रेडियस के बराबर, रेडियस वाले सर्किल के जैसा इमेजिन करेंगे, और इसमें से भी ये पूरा करंट इसका पास होगा। लेकिन तीसरा केस देखिएगा, तीसरा जो केस है जिसमें आप अंदर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो आपका जो एम्पीरियन लूप है वो ये बनेगा, और इस एम्पीरियन लूप के अंदर पूरा करंट नहीं आ रहा है। तो इस फार्मूले में जहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं वहां से जो भी आपने एम्पीरियन लूप यूज किया है
आपको सिर्फ उसी एम्पीरियल लूप के अंदर से पास होने वाला, थ्रेड करने वाला करंट लिखना होगा। तो अगर इस पूरे क्रॉस सेक्शन से करंट आई पास हो रहा था, तो इस तीसरे वाले केस में आप आई यहां नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आई करंट इस पूरे क्रॉस सेक्शन से जा रहा था और अभी आपका जो एम्पीरियल लूप है वो बस इतना है। तो आपको अगर कहना है कि पूरे में से इतना करंट पास हो रहा था, पूरे का एरिया मान लीजिए ए है, तो ए एरिया में से पूरा करंट आई पास हो रहा था, तो यूनिट एरिया में से कितना पास होगा, आई अपान ए। अब उसके बाद निकालना होगा फिर इतने एरिया में से कितना करंट पास होगा, दैट इज आई अपान ए इंटू में जो भी उसका एरिया हो मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो आप एम्पीरियल लूप इमेजिन करेंगे, उस एम्पीरियल लूप से कितना अंदर से करंट पास हो रहा है, सिर्फ वो वाला करंट हमें लिखना है। ठीक है, यही चीज, और इसको हमने प्रॉपर पूरा सॉल्व कर दिया है, आपने देखा होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है, इस एम्पियर सर्किटल लॉ की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल वही रोल प्ले करता है जो रोल आपका वहां पर गॉस लॉ प्ले करता था। मतलब अगर हम देखें तो आपने देखा पीछे कि जो बायो सेवर्ट लॉ है वो किसके इक्वल था, तो बायो सेवर्ट लॉ आपका कूलम्ब्स लॉ के इक्वल था। क्यों? क्योंकि बायो सेवर्ट लॉ आपको किसी भी शेप के करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देता था, और ये आपका क्या देता है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो देता था। ठीक है, फिर आपने यहां पर देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत ही इजीली कैलकुलेट करने के लिए सिमेट्रिकल शेप वाली बॉडीज के लिए हमारे पास एक और फार्मूला जिसको हम बोलते हैं क्या, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ की हेल्प से बहुत ही इजीली हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ सिमेट्रिकल शेप के लिए गॉस लॉ को यूज करना फायदेमंद होता है। करने को तो हम सबके लिए कर सकते हैं, एप्लीकेबल सबके लिए होता है, बस वो क्लोज्ड होना चाहिए। लेकिन अगर वो सिमेट्रिकल शेप का, जैसे सिलेंडर है और आपका जो ये स्फीयर है या कोई सीट है, उसके केस में गॉस का फार्मूला यूज करना हेल्पफुल है। कोई अगर रैंडम शेप है तो उसके लिए गॉस के थ्योरम से बहुत फायदा नहीं मिलेगा। तो ये काम इजीली हम लोग गॉस के फार्मूले से कर लेते थे। बिल्कुल वही बात यहां पर भी है कि मैग्नेटिक फील्ड तो हम बायो सेवर्ट वाले फार्मूले से निकाल लेंगे, लेकिन ये फार्मूला बस एक छोटे से लेंथ एलिमेंट की वजह से आपको बताएगा। प्रॉपरली अगर हमारे पास कोई एक सिस्टमैटिक एक शेप हो, उस शेप की वजह से अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो और इजीली निकालना हो, तो हम बायो सेवर्ट लॉ की बजाय क्या यूज करेंगे, ये एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ जो है गॉस लॉ के इक्विवेलेंट है, बायो सेवर्ट लॉ जो है वो कूलम्ब्स लॉ के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो काम हम कर सकते हैं दोनों से, बट इजीली जिससे कर सकते हैं वो यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करके हम अलग अलग कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने की बात करेंगे। जैसे ये हमारे पास कोई सोलेनॉइड है, तो इस सोलेनॉइड की वजह से अगर हम इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालें इसके एक्सिस के ऊपर, यहाँ पर कहीं पर भी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड का ये जनरल फार्मूला है, B = 1/2 μ0 NI cos θ1 माइनस cos θ2। इसमें स्मॉल n का मतलब क्या है, स्मॉल n का मतलब है n अपान में l, मतलब टोटल जितने इसके अंदर फेरे हैं डिवाइडेड बाय इसका लेंथ, तो आपको मिलेगा पर यूनिट लेंथ के अंदर फेरों की संख्या, पर यूनिट लेंथ के अंदर फेरों की संख्या मिल जाएगी, दैट इज स्मॉल n। ठीक, ठीक है। और ये जो θ1 है और θ2, अगर इसको समझना है तो आपको इस सोलेनॉइड को थोड़ा यहां फिर से बनाना पड़ेगा। ये आपका पूरा सोलेनॉइड है, ये ऐसे सोलेनॉइड है, और सोलेनॉइड के बीच में हमने ये उसका एक्सिस बना दिया जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और इस एक्सिस के ऊपर एक रैंडम पॉइंट हमने P सेलेक्ट कर लिया। तो ये जो पॉइंट P है सोलेनॉइड के इस वाले इंड से जो एंगल बनाएगा वो θ1, और दूसरे वाले इंड के साथ यही आपका ये पूरा जो एंगल बनेगा वो आपका θ2 हो जाएगा। जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट से पास होने वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इस वाले इंड के साथ, पहले इंड के साथ जो एंगल बनाएगी वो θ1, दूसरे इंड के साथ जो एंगल बनाएगी वो θ2 है। यही यहां पर फार्मूले में लिखा हुआ है। यानी अगर कोई फाइनाइट साइज का सोलेनॉइड है तब आप ये फार्मूला यूज करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर में जब हमने इसको पढ़ाया था तो वहां पर मिस्टेक हो गई है, 1/2 छूट गया है। तो जो भी लोग रिकॉर्डेड लेक्चर से अगर आप लोग देख रहे हो, कवर कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा वहां मिस्टेक हुई है। ठीक है, ये 1/2 होता है। अच्छा, फाइनाइट सोलेनॉइड के लिए तो फार्मूला हो गया। अगर आपका यही जो सोलेनॉइड है वो इनफाइनाइट हो जाए, मतलब ये इधर बढ़ता जाए, ये भी इधर बढ़ता जाए, तो बताइए इनफाइनाइट या लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए क्या होगा। ये जो पॉइंट यहाँ पर आप ये लाइन खींचते थे, ये लाइन अब यहाँ से ऐसे खींचेंगे, फिर यहाँ पर आप ऐसे खींचेंगे, और एंगल आप यही वाला ऐसे मेजर कर रहे थे,
तो जैसे जैसे आप इधर जा रहे हैं वैसे वैसे ये एंगल आपका क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। एक ऐसा केस आएगा जब ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, थीटा वन क्या हो जाएगा, 0। और जैसे जैसे आपका ये इधर भाग रहा है और ये वाली लाइन इधर भाग रही है, तो ये जो पॉइंट यहाँ पर था, अब ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, ये लाइन ऐसे बनेगा, ये एंगल बढ़ गया। ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, ये लाइन ऐसे बनेगी, ये एंगल और बढ़ गया। मतलब जो थीटा टू एंगल था वो बढ़ रहा है और जो थीटा वन एंगल था वो घट रहा था। थीटा वन घट करके 0 हो गया और थीटा टू मैक्सिमम बढ़ करके 180 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे cos 0 और यहाँ पर cos 180। cos 0 की वैल्यू 1, cos 180 की वैल्यू -1, -1 और +1, तो 1 + 1 2, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल होगा, तब जाकर के आपको मिलेगा म्यू नॉट स्मॉल n i, जहां स्मॉल n का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ के अंदर कितने फेरे हैं उनकी संख्या को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है वो ये है कि टोरॉइड की बात करेंगे। इसका नाम सोलेनॉइड है। ये सोलेनॉइड है कि अगर आपने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे इस तरीके के फॉर्म में अगर आपने लपेट दिया है किसी एक दफ्ती के ऊपर या किसी भी उसके ऊपर, तो इसको हम बोलेंगे करंट सोलेनॉइड। अगर इसी सोलेनॉइड के इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को ला करके बेंड करके मोड़ दिया, आपस में जोड़ दिया, तो आप कह सकते हैं कि एक ऐसा सोलेनॉइड बन गया जिसका शुरुआत और अंत नहीं है। दैट इज कॉल्ड इंडलेस सोलेनॉइड। इंडलेस सोलेनॉइड मतलब अगर इसी सोलेनॉइड को ऐसे जोड़ दिया जाए तो कुछ ऐसा आप बोल सकते हैं, है ना। ऐसा होता नहीं है, मतलब इसका कहीं ना कहीं शुरुआत और अंत तो होगा, वायर जो गया है इसके अंदर, लेकिन हाँ इसका जो ये लेंथ ऐसे था उसको बेंड करके आपने ऐसे रोल कर दिया, तो इसको बोलेंगे इंडलेस सोलेनॉइड के जैसा दिख रहा है। और इसी इंडलेस सोलेनॉइड का नाम क्या है, टोरॉइड है। इसी का नाम टोरॉइड है। तो इंडलेस सोलेनॉइड का मतलब हो गया टोरॉइड। और टोरॉइड के केस में भी आप एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वाले पॉइंट P पर और इस वाले पॉइंट R पर, पॉइंट P और पॉइंट R पर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा 0। यहां पर भी ऐसा ही होता है कि एक्सिस पर मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यूनिफॉर्म और बाहर बाहर पॉइंट पर हर जगह कितना, 0। तो यहां पर P और R की बात करें तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, लेकिन ये जो इसका कोर है, इसके अंदर का जो भाग है, इसके कोर का कोई भी पॉइंट आप लेते हैं तो उस पॉइंट पर आपको मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड कितना, म्यू नॉट एन आई। बिल्कुल वही फार्मूला जो कि सोलेनॉइड के केस में मिला था, लेकिन वहां एन का मतलब होता था टोटल फेरों की संख्या और अपान में टोटल लेंथ। यहां पर स्मॉल एन को कैसे लिखेंगे, टोटल फेरों की संख्या और अपान में इसकी लेंथ। और लेंथ कैसे लिखेंगे, अगर आप इस वाले कोर की बात कर रहे हैं तो लेंथ के लिए इसका लेंथ लिखना पड़ेगा, और इसका लेंथ कैसे निकलेगा, अगर इसका रेडियस r है तो यहाँ पर 2πr आएगा। अगर इससे थोड़ा और बड़ा कोई पॉइंट लेकर के इसका सर्किल बनाएंगे तो उसका रेडियस आप लिखेंगे 2π, जो भी होगा वो रेडियस आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब वही है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ ये चीज क्लियर। हाँ, ये क्लास का कोई टाइम ऐसे बाउंडेशन नहीं है। 8 बजे से क्लास होती है, जनरली 8:30 तक शिफ्ट हो जाती है। और ये जो पीछे का रिकॉर्डेड लेक्चर था सिर्फ उसका रिवीजन लेक्चर है। ये क्लास आज लास्ट क्लास है, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आपने देखा हुआ पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करें तो 2 वायर्स हैं, बिल्कुल पैरेलल हैं, ये भी पैरेलल हैं। इसमें करंट सेम डायरेक्शन में है, इसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो रिपल्सन का फोर्स लगता है। और फोर्स कितना लगता है, तो पर यूनिट लेंथ के ऊपर फोर्स का फार्मूला है म्यू नॉट अपान 2π I1 I2 अपान में R। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल आप देख चुके होंगे, कितने सारे सवाल इसके ऊपर आपके एग्जाम में या बाकी एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू आप 2 × 10⁻⁷ होती है। टॉर्क की बात करें, जैसे आप कहते थे कि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा, जिसका फार्मूला आपने लिखा था टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। बिल्कुल उसी से कंपेयर करते हुए अगर हम यहाँ पर एक मैग्नेटिक डाइपोल को, बार मैग्नेट को अगर रख दें या कोई करंट कैरिंग लूप को रख दें तो उसके लिए भी टॉर्क लगेगा। और टॉर्क का फार्मूला जहां पर यहाँ P आता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वहां इसमें आएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E आता था वहां पर मैग्नेटिक फील्ड B आएगा। बिल्कुल सिमिलर टाइप का फार्मूला हो जाएगा। अब रही बात इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की,
तो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, ये जिस भी आप मैग्नेटिक डाइपोल को यहां पर रखे होंगे उसी का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यहां पर लिखा जाएगा। बार मैग्नेट अगर है तो बार मैग्नेट का होगा, और अगर आपका कोई करंट कैरिंग लूप है जो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम कर रहा है तो उसका डाइपोल मोमेंट होता है NIA। NIA जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो देखिए, कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल हो, मतलब जिसके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, वो आपका एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है। तो बार मैग्नेट में भी नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2L है, तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आता है क्या, स्मॉल m इंटू में 2L। स्मॉल m इंटू में 2L, जहां पर स्मॉल m का मतलब होता है मैग्नेटिक, सॉरी इसको बोलते हैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलेंगे, पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इसका नाम है। और अगर कोई करंट कैरिंग लूप है और ये करंट कैरिंग लूप आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल बना रहा है, यानी मैग्नेटिक डाइपोल बना रहा है, तो इसके डाइपोल मोमेंट का फार्मूला NIA होता है। NIA होता है, और NIA में N क्या है, N है इस लूप में फेरों की संख्या, I है इसमें फ्लो होने वाला करंट, और A है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर ये लूप सर्किल के फॉर्म में है तो आप यहां पर सर्किल का एरिया रखेंगे, अगर ये रेक्टेंगल के फॉर्म में है तो आप यहां रेक्टेंगल का एरिया रखेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जिस भी शेप का हो बस क्लोज्ड होना चाहिए, तो उसमें आप उसी का एरिया रख लेंगे। ट्रायंगल के जैसा है तो ट्रायंगल का एरिया रखेंगे, ठीक है। चलिए, और एक पॉइंट और यहां पर आप ऐड कर लेंगे कि अगर हम करंट कैरिंग लूप को एक मैग्नेटिक डाइपोल बोल रहे हैं, अगर वायर में करंट फ्लो हो रहा है और उसको हम मैग्नेटिक डाइपोल का रूप दे रहे हैं, तो वो चीज तो यहां भी हो सकती है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस एटम में, किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमे, तो इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा वो चार्ज ही तो बनाता है, इलेक्ट्रॉन के दौड़ने से तो चार्ज बनता है। और वायर के अंदर भी चार्ज ही फ्लो हो रहा था जब करंट की बात कर रहे थे, करंट का मतलब चार्ज फ्लो हो रहा था, तो वायर के अंदर भी चार्ज फ्लो हो रहा था, और एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर भी करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, वहां भी करंट बन रहा है। तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एक तरह का करंट लूप बना रहा है, और करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल का एग्जाम्पल होता है। तो आपका रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन भी एक करंट लूप बनाया, यानी कि एक मैग्नेटिक डाइपोल बनाएगा। तो उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनाए गए मैग्नेटिक डाइपोल का भी कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। लेकिन आपका इलेक्ट्रॉन दो तरह का मोशन करता है, तो दो तरह के वहां पर डाइपोल आते हैं, एक को बोलेंगे ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट और एक को बोलेंगे स्पिन डाइपोल मोमेंट। स्पिन डाइपोल मोमेंट का उतना कंट्रीब्यूशन नहीं होता जितना ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट का होता है। तो ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन है EVR/2। EVR/2 मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उस ऑर्बिट का रेडियस और उस ऑर्बिट में घूमते हुए उसकी स्पीड कितनी है वो वैल्यू आपको रखना होगा, और E मतलब चार्ज है, ठीक है। तो एटम के केस में EVR/2, करंट लूप के केस में NIA, और डाइपोल के केस में M इंटू में 2L, ठीक है। इसमें से ये वाला फार्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बाकी आप तीनों याद रखें, क्वेश्चन तीनों के ही ऊपर आते रहे। नेक्स्ट है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब थोड़ा डिटेल में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में बताते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या होता है कि एक कॉइल आपके पास होगा जिसमें आप करंट फ्लो कराएंगे, और इसमें यहाँ पर एक नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पर एक साउथ पोल होगा, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई अगर हम इस तरह का कोई करंट लूप रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है, टॉर्क लगने की वजह से वो रोटेट होता है। बट जिस वायर से आपने इसको लटकाया हुआ था, जिस स्प्रिंग बना करके, उस मटेरियल के अंदर कुछ इलास्टिसिटी होती है जिसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। तो जब आपका मैग्नेटिक फील्ड या टॉर्क इसको रोटेट करता है तो इसका जो अपना रीस्टोरिंग फोर्स है वो वापस इसको लाने की कोशिश करता है। जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो इसको इक्विलिब्रियम का केस बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम के केस में यही याद रखिए, इक्विलिब्रियम के केस में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क। तो यहां पर हो जाएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का ये फार्मूला है NIAB, और रीस्टोरिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन है C इंटू में 5। तो कुल मिलाकर के मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आप ये स्टेटमेंट या ये वाला फार्मूला याद कर लीजिए, NIAB इज इक्वल टू C5।
बात यह है कि यहां से कई सारे एक्सप्रेशन आगे निकलेंगे, इस वजह से ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और NiAb इज इक्वल टू C5, तो फार्मूला जो आपने पीछे देखा दैट इज NiAb इज इक्वल टू C5, उस फार्मूले से हम अगर I का एक्सप्रेशन निकालें तो Na और B इधर जाके डिवाइड करेगा तो C अपान NAB मिलेगा। ये पूरा पार्ट है कांस्टेंट, तो आप लिखेंगे I इज इक्वल टू ये पूरा कांस्टेंट और फाई। इससे साफ साफ पता चल रहा है I प्रोपोर्शनल टू फाई, मतलब जितना ज्यादा आप करंट फ्लो कराएंगे अपने गैल्वेनोमीटर के अंदर उसमें डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा, है ना। जितना करंट फ्लो कराएंगे उतना डिफ्लेक्शन होगा। ये न्यूमेरिकल ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और यहाँ जो आपने कांस्टेंट के लिखा है C अपान NAB की जगह पर, इसको बोलेंगे करंट रिडक्शन फैक्टर। इसका पूरे का नाम क्या है? करंट रिडक्शन फैक्टर। इसमें ये जो C था इसको बोलेंगे मटेरियल का टॉर्सनल कांस्टेंट। चलिए, करंट सेंसिटिविटी नाम का एक टॉपिक होता है जो ये बताता है कि पर यूनिट करंट से कितना डिफ्लेक्शन होता है, 1 एम्पियर करंट से कितना डिवीजन का डिफ्लेक्शन होगा, उसको हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। और फाई अपान आई आप यहां से अगर निकालना चाहें, यहां से निकालना चाहे फाई अपान आई, तो ये NAB अपान C बनेगा, तो वही हमने लिखा है NAB अपान में C। और करंट सेंसिटिविटी के रेसिप्रोकल को हम बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट यानी ये बोल रहा था कि 1 एम्पियर करंट से कितने डिवीजन का डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर में, और ये बोल रहा है कि एक डिवीजन का डिफ्लेक्शन करने के लिए कितना करंट जरूरी होता है, एक डिवीजन से डिफ्लेक्ट होने के लिए, यहां से यहां जाने के लिए कितना करंट फ्लो कराना पड़ेगा, उसको हम फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं, है ना। तो बिल्कुल इसका उल्टा होता है, इसके ऊपर सवाल हम करा चुके हैं आपको। नेक्स्ट है हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी। जैसे पर यूनिट करंट पर डिफ्लेक्शन को हम करंट सेंसिटिविटी, वैसे पर यूनिट वोल्टेज पर डिफ्लेक्शन को हम वोल्टेज सेंसिटिविटी बोलेंगे। और V की जगह पर I इंटू R रखेंगे, और फाई अपान जो I है वो करंट सेंसिटिविटी है, तो करंट सेंसिटिविटी अपान में R हो जाएगा। और करंट सेंसिटिविटी को आपने लिखा था NAB अपान C, तो NAB अपान में CR हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है, जिस गैल्वेनोमीटर की हम बात कर रहे थे, वो गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, मतलब करंट की बहुत ज्यादा वैल्यू अगर थोड़ी पास करेंगे तो पहली बात तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाता है जल्दी से, दूसरी बात वो डैमेज होने का रिस्क होता है, ठीक है। और उसका अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से जो करंट आप उसमें से मेजर कर रहे थे, वो करंट जब उसमें से पास होता है तो रेजिस्टेंस की वजह से करंट की वैल्यू घट जाती है, तो एक्चुअल करंट आपको न मिल करके उससे कम करंट मिलता है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम थी। और इसके अलावा वोल्टेज भी जो वो मेजर करता है, क्योंकि वो खुद कुछ करंट ले लेता है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप हमें एक्सटर्नल सर्किट के अंदर मिलना चाहिए, वो पोटेंशियल ड्रॉप न मिल करके हमें उससे कम मिलता है, क्योंकि थोड़ा सा करंट उस वायर के अंदर ना जाकर के हमारे गैल्वेनोमीटर के अंदर से जाने लगता है ना। तो पूरा करंट उस सर्किट में नहीं जाता है जहां पर हम पोटेंशियल ड्रॉप मेजर कर रहे थे करंट की वजह से, ठीक है। तो ना तो वो एग्जैक्टली वोल्टेज को मेजर कर पा रहा है, और ना तो बहुत ज्यादा करंट को मेजर कर पा रहा है। ये सारी इसकी प्रॉब्लम होती है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। इसलिए हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को अगर हाई करंट को मेजर करना है तो हमें उसमें कुछ व्यवस्था बनानी पड़ेगी, ताकि वो हाई करंट को अच्छे तरीके से बिना डैमेज हुए मेजर कर पाए, और पोटेंशियल डिफरेंस को भी ठीक तरीके से मेजर कर पाए, ठीक है। तो जब हम गैल्वेनोमीटर को करंट मेजर करने के लिए यूज करना चाहते हैं, यानी अमीटर के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ता है और क्या फार्मूला होता है, ये चीज आपको देखना है। और फार्मूला रटना नहीं है, मैं डायग्राम बता रहा हूं, डायग्राम बस आप याद रखिए, फार्मूला आपका यहीं से तुरंत बनेगा, ठीक है। और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम आपके काम का है, बाकी कुछ भी काम का नहीं। जैसे पहली बात तो पूछा जाएगा कि अमीटर को सर्किट में कैसे यूज करते हैं। जिस सर्किट में आपको करंट मेजर करना है, उस सर्किट के साथ आप सीरीज में अमीटर को यूज करते हैं, ये बात आपको याद रखनी। अमीटर जो है सर्किट के सीरीज में यूज होता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं। पैरेलल में क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम इसके रेजिस्टेंस को एकदम से खत्म करना चाह रहे हैं। इसका अपना कुछ ना कुछ एक फाइनाइट रेजिस्टेंस है, और हम चाह रहे हैं कि इसका रेजिस्टेंस एकदम खत्म हो जाए, ताकि जिस सर्किट के अंदर जाने वाला करंट हम मेजर कर रहे थे, वो करंट जब इसमें से पास हो तो वो करंट की वैल्यू डिक्रीज ना हो, वो करंट की वैल्यू डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। इस वजह से ये जरूरी है कि इसका अपना खुद का रेजिस्टेंस खत्म हो जाए, है ना, खुद का जो ईगो है वो मर जाए, तो ये एग्जैक्ट जो वैल्यू है करंट की वही मेजर करेगा। और अगर इसका अपना खुद का ईगो हाई रहेगा तो ये क्या करेगा, एक्चुअल चीजों को जज नहीं कर पाएगा, उससे थोड़ा
कम ही मेजर करेगा, उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझेगा। तो इसका अपना खुद का रेजिस्टेंस खत्म करना जरूरी है। और आपको पता है कि पैरेलल में रेजिस्टेंस रिड्यूस होता है, सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो हमने इसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस को जोड़ दिया, स्मॉल रेजिस्टेंस को। क्यों? क्योंकि पैरेलल की एक खास बात होती है कि जिन रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में जोड़ते हैं, आपका जो फाइनल वाला आंसर आता है वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा आता है। जो आपने रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़े हैं उसमें जो सबसे छोटा वाला है, आपके आंसर का रेजिस्टेंस सबसे छोटे वाले से भी छोटा आएगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जो फाइनल रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे बड़े वाले से भी बड़ा आता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में फाइनल रिजल्ट है वो सबसे बड़े वाले रेजिस्टेंस से बड़ा आता है, पैरेलल में सबसे छोटे वाले से छोटा आता है। तो हम इसके पैरेलल में अगर छोटे से छोटा जोड़ दें तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस छोटे वाले से भी छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसके पैरेलल में बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा और इसको हम बोलते हैं शंट, इसका नाम पड़ेगा। और अब यहां से बात ये क्लियर हो गई कि अमीटर को तो सर्किट में हम सीरीज में जोड़ते हैं, लेकिन गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाने के लिए इसके पैरेलल में शंट जोड़ते हैं, स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। जब आपने इसको जोड़ा, अब मान लीजिए कि इस वायर में टोटल करंट आई था, इस आई का जो हिस्सा टोटल इसमें फुल डिफ्लेक्शन के लिए जरूरी है वो आई जी इसमें जाएगा और बचा हुआ करंट इसमें से पास होगा। तो अगर आई में से आई जी इधर चला गया तो बचा कितना, आई माइनस आई जी। और अब अगर आपको इसका फार्मूला देखना है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यहां से और यहां से आप निकालिए, दोनों बिल्कुल पैरेलल हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच का सेम आना चाहिए। तो इधर से पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो करंट इंटू रेजिस्टेंस आई जी इंटू जी, इधर से अगर आप निकालेंगे तो करंट इंटू रेजिस्टेंस आई माइनस जी इंटू में एस। ठीक है, ये ओम्स लॉ से लिखा है, आई इंटू आर, आई इंटू आर। तो बस हो गया, यही फार्मूला है अमीटर के केस में। और जितने टर्म यूज किए गए बस उनका मतलब जान लीजिए। जैसे आई जी क्या है, आई जी है फुल डिफ्लेक्टिंग करंट, गैल्वेनोमीटर के फुल डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट चाहिए। और ये आई जी जो कैपिटल जी है वो क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, कैपिटल जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। और ये एस वो है जो शंट आपने जोड़ा था उसका रेजिस्टेंस है। और ये जो आई लिखा है ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं रेंज ऑफ अ मीटर। रेंज ऑफ अ मीटर ये रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अ मीटर मैक्सिमम कितने करंट को मेजर कर पाएगा। ठीक है, मैक्सिमम कितने करंट को मेजर कर पाएगा। ठीक है, अच्छा, हम लोग की कोशिश थी कि गैल्वेनोमीटर जो है उसका रेजिस्टेंस हम रिड्यूस कर दें तो अच्छा मीटर बन जाएगा। तो रिड्यूस कर करके कितना कम से कम कर दें कि एकदम बेस्ट अमीटर बन जाए, आइडियल अमीटर बन जाए। तो वो केस हो जाएगा कि दोनों का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाए, 0 हो जाए, कम से कम कितना, 0 हो जाए। तो ये एक आइडियल अमीटर हो जाएगा। तो आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस आपसे पूछते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के गैल्वेनोमीटर को अमीटर में जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं, और डिक्रीज करते करते अगर आप 0 पर ले जाएंगे तो ये आइडियल अमीटर बनेगा। यानी गैल्वेनोमीटर और अमीटर में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, गैल्वेनोमीटर का, अमीटर का कम होता है, क्योंकि पैरेलल में जोड़ दिया तो टोटल कम हो गया। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही अगर आप इससे पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करना चाहते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करने के लिए आपको अपने गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में, वोल्टेज में, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वोल्ट मीटर क्या होता है, सर्किट के साथ पैरेलल में कनेक्ट होता है, मतलब जिसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना उसके पैरेलल में आपको अपना वोल्ट मीटर कनेक्ट करना होता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाने के लिए आपको इसके सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ना होता है। गैल्वेनोमीटर से रेजिस्टेंस बनाने के लिए आपको सीरीज में हाई रेजिस्टेंस को जोड़ना होता है, ताकि इसका रेजिस्टेंस आप क्या कर दें, हाई जोड़ने से ज्यादा हो जाएगा, ताकि इसमें कम से कम करंट पास हो, पूरा का पूरा करंट लगभग इधर से पास हो, ताकि एग्जैक्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही आपको मिले। ठीक है, वही मिले। अगर इधर से ज्यादा करंट जाने लगेगा फिर यहां पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो एक्चुअल वैल्यू से कम मिलेगी। और इसके फार्मूले की अगर बात करें तो कितना आसान फार्मूला है। मान लीजिए कि इसमें गैल्वेनोमीटर में फुल डिफ्लेक्शन के लिए जरूरी करंट जो है वो आई जी था, आई जी मतलब फुल डिफ्लेक्शन करंट, और इसके पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। तो V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V है, और इधर से अगर लिखें तो आई जी, और ये पूरा रेजिस्टेंस G और R सीरीज में है तो G प्लस R, तो V इक्वल टू आई इंटू आर टाइप से ये भी बन गया। ठीक है, और वही सिंबल है, ये फुल डिफ्लेक्टिंग करंट है, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, ये सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जो आपने जोड़ा, और ये जो V है ये आपको वोल्टमीटर का रेंज बताएगा। जैसे वहां आई जो था वो अमीटर का रेंज था, और यहाँ पर जो V है वो वोल्टमीटर का रेंज है।
ठीक है, ठीक है ना। और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस को जोड़ करके इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हमारा वोल्ट मीटर है उसकी जो ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस हो सकती है वो कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट, ज्यादा से ज्यादा। मतलब ये आइडियल केस है कि आपके वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, लेकिन हाई होते होते कितना हो सकता है, तो हाईएस्ट आप इनफाइनाइट मानेंगे। ये हो गया आइडियल वोल्ट मीटर का केस। और आइडियल वोल्ट मीटर की तरह कौन काम कर रहा था, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक आइडियल वोल्टमीटर की तरह काम करता है। क्यों, क्योंकि पोटेंशियोमीटर का अपना खुद का इतना रेजिस्टेंस होता है कि वो कोई करंट अपने अंदर ड्रॉ नहीं करता है। जैसे आप इसका रेजिस्टेंस इसलिए बढ़ा रहे थे कि इसमें करंट कम से कम जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो करंट जा ही रहा है। तो आपका जो पोटेंशियोमीटर होता है वो अपना खुद में कोई करंट नहीं लेता है, इसलिए आप कह सकते हैं आइडियल जैसा वोल्टमीटर होना चाहिए वैसा वो ऑलरेडी काम करता है आपका पोटेंशियोमीटर, है ना। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हमारा पोटेंशियोमीटर एक तरह से बहुत एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है। जो काम आपका वोल्टमीटर अच्छे से नहीं कर पाता है वो काम को पोटेंशियोमीटर कर लेता है बहुत ही एक्यूरेसी के साथ। तो अगर कोई आइडियल वोल्टमीटर होगा तो वो जो परफॉर्मेंस देगा वैसा परफॉर्मेंस आपका पोटेंशियोमीटर दे देता है, ठीक है। ठीक है ना। अच्छा, अब यहां से अगर हम बात कर लें इसकी रेजिस्टेंस के ऑर्डर की, तो आपने देखा कि जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस जब हमने कम किया था तो हमने अमीटर बनाया था, और इसका जब रेजिस्टेंस हमने बढ़ाया तो हमने क्या बनाया था, वोल्टमीटर बनाया था। और वोल्टमीटर में भी जब वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ते 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 इनफाइनाइट होगा, तब जो डिवाइस वैसे ही काम करती है वैसे डिवाइस का नाम क्या है, पोटेंशियोमीटर है। मतलब पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस एक तरह से आप कह लीजिए इनफाइनाइट, और फिर उससे कम वोल्टमीटर, उससे कम गैल्वेनोमीटर और सबसे कम अमीटर का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ठीक है। चलिए, आप लोग सुन रहे हैं ना, मतलब मुझे डाउट हो रहा है कि आप लोग देख ही नहीं रहे होंगे तो मैं क्यों बोल रहा हूं। देखिए थियरी कितना बजेगा इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन स्लाइड है अभी काफी कुछ, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। मतलब इससे भी ज्यादा रिड्यूस करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतना लेंदी सिलेबस है और इतनी सारी बातें हैं, और मैं कोई भी बात को मिस करना पसंद नहीं करता हूं। तो मैं और मतलब मिस मतलब बहुत सारी चीजें मैं रिड्यूस तो कर रहा हूं, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हर एक टॉपिक के अंदर है जो मुझे याद आती है कि ऐसा सवाल में पूछा गया था, ये बात पूछा गया था। वो सारी बात जो प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल के अंदर वो यहाँ पर बताने की कोशिश में लेक्चर थोड़ा लेंदी तो हो जाता है ना, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। सिलेबस भी आपका मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि झारखंड पीजीटी का जो सिलेबस जिसने भी बनाया था, जिन्होंने भी, वो मतलब क्या सोचकर और किस तरीके का बना है। क्योंकि आप यूपी का देख लीजिए, आप केवीएस का देख लीजिए, मतलब अभी तक जितना हम लोगों ने ये पढ़ा है 2-2.5 महीने के अंदर रात दिन एक करके, उतना कंटेंट और उतना टीचिंग और उतना सब कुछ मैं 6 महीने में करता था, है ना, आराम से। क्योंकि बाकी लोगों के सिलेबस ही इतने होते हैं, जितना अभी तक आपने पढ़ लिया उससे कम में ही बाकी सारे लोगों के कोर्स प्रॉपर डिटेल में कवर हो जाते हैं, जितने में आपका रिड्यूस्ड थियरी और न्यूमेरिकल हो रहा है टॉपिक वाइज, है ना। मतलब आपका सिलेबस आप मान के चलिए जितने भी बाकी पीजीटी के एग्जाम हैं, जैसे कि एमपी पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, यूपी, ये जो भी हमने अभी तक देखे, ये सारे पीजीटी के रिस्पेक्ट में आपका सिलेबस 1.5 गुना है कम से कम। कम से कम मतलब आपका 1.5 गुना सिलेबस है, इतना ज्यादा है। और पढ़ाने के लिए जो टाइम मिला है वो इतना कम मिला है कि थोड़ा तो प्रेशर इसमें आ रहा है कि कैसे इसको कवर किया जाए और क्या चीज की जाए, ठीक है। सबसे मतलब आपका जो सिलेबस है वो यूनिक है, पूरा उसमें आ गया, मतलब जितनी फिजिक्स दुनिया भर की है वो सब आप सब उसको कवर कर रहे हैं।
एकदम मिनिमम टू मैक्सिमम लेकर के जाना पड़ रहा है। एक सवाल यहां से आता है, आपका कोई मैग्नेटिक डाइपोल मतलब बार मैग्नेट अगर दिया जाए, तो बार मैग्नेट है, अगर मान लीजिए इसका लेंथ L है और इसका पोल स्ट्रेंथ ये प्लस m है, ये माइनस m है, तो अगर आप इसको ऐसे इस तरीके से काट देंगे तो जो एरिया क्रॉस सेक्शन था वो आधा हो जाएगा, और एरिया क्रॉस सेक्शन आधा हो जाएगा तो जो पोल स्ट्रेंथ है वो भी आधा हो जाएगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है ना, जो पोल स्ट्रेंथ होता है वो एरिया क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। एरिया क्रॉस सेक्शन अगर आधा हो जाएगा तो पोल की स्ट्रेंथ भी आधी हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात कि अगर हम इसको ऐसे काट दें, ऐसे, तो ऐसे काटने के बाद क्या होगा, ये जो एक टुकड़ा इसको आपको मिलेगा, वो एक टुकड़े में फिर से ये साउथ पोल था तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, आपको पता है, और नॉर्थ पोल बन जाएगा तो ये प्लस m रहेगा और ये माइनस m रहेगा। मतलब लेंथ को आधा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा पोल स्ट्रेंथ के ऊपर, सिर्फ लेंथ आधा होगा, पोल स्ट्रेंथ जितना था उतना ही रहेगा। लेकिन अगर एरिया क्रॉस सेक्शन कम कर आधा कर देंगे तो पोल स्ट्रेंथ भी आधा हो जाएगा, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है ना। हाँ, कंपटीशन तो मतलब कंपटीशन का क्या ही करना, कंपटीशन तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, चैलेंज हैं सारे लोग, मतलब अदर स्टेट भी अलाउड है आपके यहाँ, और आप लोगों की भी वहाँ पर जो पॉपुलेशन है सारे लोग एग्जाम देने वालों की तो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, चलिए, अगर कोई बार मैग्नेट एंगुलर ऑसिलेशन कर रहा हो, एसएचएम कर रहा हो, तो उस बार मैग्नेट का जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होगा उसका ये फार्मूला है 2 पाई आई अपान एम इंटू बी, जहाँ आई का मतलब है मोमेंट ऑफ एनर्सिया, और बार मैग्नेट के मोमेंट ऑफ एनर्सिया का फार्मूला इस एक्सिस के अबाउट एम एल स्क्वायर अपान 12 होगा। और रही बात ये एम की, तो ये एम है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो अगर इसका लेंथ मान लीजिए आपने लिया हुआ एल, तो इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा एम इंटू में क्या, एल। अगर इसका लेंथ 2l है तो यहाँ पर हो जाएगा m इंटू में 2l। तो ये जो m है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और ये जो I है वो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, दो मैग्नेटिक डाइपोल के बीच में, जैसे आपने दो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का फार्मूला पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस में, और उसके बाद था कुछ 6 p1 p2 अपान r पावर 4, वैसे ही टाइप का इसका फार्मूला है F इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 6 m1 m2 अपान r पावर 4। दो मैग्नेटिक डाइपोल के बीच लगने वाले फोर्स का फार्मूला, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आपने किया हुआ है पीछे की क्लास में। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक मटेरियल्स को डिफाइन करने के लिए, उसके अंदर जो मैग्नेटिक वाली प्रॉपर्टी है उसको डिफाइन करने के लिए उसके अंदर प्रॉपर्टी है कि नहीं है या कितनी है, कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज होते हैं। ये टर्मिनोलॉजी के नाम और उनके फार्मूले बस आप देख लीजिए, यूनिट वगैरह आपको कभी कभार पूछ दिया जाता है, नहीं तो फार्मूला ही पूछते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I इक्वल टू एम अपान वी। अगर मान लीजिए कोई एक मटेरियल है और इसको आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो रखने के बाद क्या हुआ, इसके अंदर पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने मैग्नेटिक डाइपोल बने, कितने मैग्नेटिक डाइपोल बने, उनकी संख्या को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। दूसरा है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, देख लीजिए नाम में कितना बारीक सा डिफरेंस है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब वो वाली एक्सटर्नल फील्ड है जिसको अप्लाई करके आप इस मैग्नेट को मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, है ना। इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी बोल सकते हैं। इसका रिलेशन होता है H इक्वल टू बी अपान में म्यू नॉट माइनस में आई। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस एच, इस फॉर्म में आप इसको याद कर लीजिएगा, इस रिलेशन को इस फॉर्म में। यहां से इंपॉर्टेंट एक सवाल यही है कि इन दोनों का यूनिट पूछते हैं आपसे, आई का और एच का। फार्मूले को देख के ये बात पता चल रहा है, अगर आई में एच को प्लस किया जा सकता है तो ये रूल आपको पता है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, जो बोलता है कि सेम नेचर वाली क्वांटिटी को ही आपस में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर इनके बीच में प्लस हो रहा है तो इनका मतलब इन दोनों का नेचर सेम होगा, इनका यूनिट या इनका डायमेंशन सेम होगा। तो यहां से आई का यूनिट निकाल लीजिए, ये डाइपोल मोमेंट है तो ये फार्मूला होता है m इज इक्वल टू एन आई ए वाले फार्मूले के से अगर देखें तो n का कुछ होगा नहीं, a का i का एम्पियर होगा और a का मीटर स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर आएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का हो जाएगा मीटर पावर 3, कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा एम्पियर पर क्या मीटर, एम्पियर पर मीटर। तो i का यूनिट आएगा एम्पियर पर मीटर, अगर i का यूनिट हो गया एम्पियर पर मीटर तो h का यूनिट भी क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर।
एक इंपॉर्टेंट फार्मूला एच के बारे में यहाँ और आप देख सकते हैं, आपने ये पढ़ा हुआ है एम्पियर सर्किटल लॉ से कि B इज इक्वल टू कितना आता है, B इज इक्वल टू आया था फार्मूला म्यू नॉट एन आई। अगर आप एक काम करें यहाँ पर कि ये फार्मूला म्यू इक्वल टू होता है बी बाई एच, तो फ्री स्पेस के लिए म्यू नॉट बन जाएगा बी बाई एच। तो अगर हम इस बी की जगह पर क्या लिख दें, म्यू नॉट एच, तो यहाँ पर बनेगा म्यू नॉट कैपिटल एच इज इक्वल टू स्मॉल एन और आई। तो यहाँ से आपका ये जो म्यू नॉट लिखा था, ये म्यू नॉट कैंसिल होगा, तो एच इक्वल टू स्मॉल एन इंटू आई बन जाएगा, स्मॉल एन इंटू आई। और स्मॉल एन क्या होता था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो कैपिटल एच इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू में टोटल करंट आई। ये भी एक फार्मूला आपका एच का है जो कई बार न्यूमेरिकल में यूज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलते हैं इसको, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इक्वल टू होता है बी बाई एच, जहां पर बी को बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और एच को बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात करें तो किसी मीडियम की परमिएबिलिटी को फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी से डिवाइड करेंगे तो उसको रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलेंगे। और ये चीज को अगर हम मैग्नेटिक इंडक्शन के फॉर्म में लिखें तो बी अपान में बी नॉट आ जाएगा, जहां पर बी नॉट क्या है और बी क्या है, तो बी है जो मटेरियल के अंदर टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन डेवलप हुआ है वो, और बी नॉट जो है वो एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक इंडक्शन पहले से था, सॉरी ये पहले का जो था वो है, और ये जो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन डेवलप हुआ वो है। तो बी अपान बी नॉट, म्यू अपान म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू आर। मैग्नेटिक मटेरियल मतलब जिसके अंदर, जिनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने पर उनमें कुछ होता है, जिन मटेरियल्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उनके ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, उनको हम मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, तो जो आपके डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल होते हैं। जो पैरामैग्नेटिक है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आराम से अट्रैक्ट होते हैं। जो फेरोमैग्नेटिक है वो एक तरह का स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेट है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में बहुत तेजी से अट्रैक्ट होता है। तो म्यू आर लेस देन 1 होता है, ये म्यू आर लेस देन 1 होता है डायामैग्नेटिक के लिए, और ये सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा हमेशा, ये लेस देन 1 इसके लिए ग्रेटर देन 1 और इसके लिए थोड़ा एक से काफी ज्यादा हो जाएगा। और कोई मटेरियल जो नॉन मैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू और जो फ्री स्पेस का आपका परमिएबिलिटी म्यू नॉट होता है, दोनों इक्वल ही हो जाते हैं। कोई मटेरियल जिसके अंदर मैग्नेटिज्म से कोई लेना देना ही नहीं है तो उसकी अपनी जो परमिएबिलिटी होगी वो उतनी होगी जितनी फ्री स्पेस की होगी, कुछ स्पेसिफिक नहीं होगा। तो म्यू नॉट अपान म्यू नॉट करेंगे तो म्यू आर की वैल्यू बना जाएगी। तो फ्री स्पेस के लिए भी या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू आर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और म्यू आर की वैल्यू अगर 1 हो गई तो आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं, काई एम। काई एम का फार्मूला है आई अपान में एच। ये आई क्या है, ये आई आपका है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, पीछे अभी देखा था आई इक्वल टू एम अपान वी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और एच क्या है, उसको हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलेंगे, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट कर रहे थे। और फार्मूला इसके लिए हमने बोला ये वाला रिलेशन याद कर लीजिए, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस एच। आप यहाँ से एच के लिए एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। बाकी ये एच और क्या होता है, स्मॉल एन इंटू में आई भी होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये टोटल करंट आई। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एम। और ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एम है, इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, तो डायामैग्नेटिक के लिए काई एम की वैल्यू निगेटिव स्मॉल होता है, पैरामैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव और स्मॉल होता है, फेरोमैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव और लार्ज होता है। निगेटिव स्मॉल, पॉजिटिव स्मॉल और पॉजिटिव लार्ज। और अगर हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए आपने लिखा पीछे अभी अभी म्यू आर की वैल्यू 1 आती है, म्यू आर की वैल्यू 1 आती है। और म्यू आर से अगर आप काई एम को रिलेट करना चाहें तो फार्मूला होता है म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। तो अगर आप काई म्यू आर की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 करेंगे तो काई एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए काई एम की वैल्यू 0, म्यू आर की वैल्यू 1। और डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो काई एम की वैल्यू आप बोल रहे हैं निगेटिव एंड स्मॉल, अगर कोई आइडियल डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो आइडियल केस में वो निगेटिव स्मॉल वैल्यू कितनी होती है, -1। ये सवाल आपसे पूछा गया है कई बार। ठीक है, और ये म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम का जैसा फार्मूला बिल्कुल वैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक में 1 प्लस काई ई करके आता है। तो दोनों को एक साथ हमेशा रिकॉल किया करिए। ये है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ये है आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये है आपका रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, ये रिलेशन होता है।
इसके अलावा कुछ सब्सटेंस जिनको हम लोग बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि उस मटेरियल के अंदर देखिए, चूंकि क्या होता है कि मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, और रिवॉल्व करते टाइम वो करंट लूप बनाते हैं, यानी वो मैग्नेटिक डाइपोल बनाते हैं, और हर एक डाइपोल का अपना डाइपोल मोमेंट होता है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो अपना डाइपोल मोमेंट बना रहे हैं। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उसको बोलते हैं जिनके अंदर ऐसा अरेंजमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनों का कन्फिग्रेशन ऐसा होता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन के बगल वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उन दोनों के डाइपोल मोमेंट बिल्कुल इक्वल और अपोजिट पेयर में होते हैं, इक्वल और अपोजिट पेयर में होते हैं। इस तरह का मटेरियल जो होगा, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम दिखा रहे हैं कि ऐसा मटेरियल जिसके एक इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा उसके बगल वाला जो होगा उसका डाइपोल मोमेंट इसके डाइपोल मोमेंट वेक्टर के बिल्कुल पैरेलल होगा, मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन पैरेलल मतलब एंटी पैरेलल होगा, और मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल होगा। तो ये मटेरियल की एक तरह से डिफिनीशन बन गई आपके एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, ठीक है। और एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए अगर हम टेम्परेचर और काई एम के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो वो ग्राफ कुछ इस टाइप का मिलता है, जो ये बता रहा है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएं एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद जो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था वो अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह काम करने लगेगा। और वो पर्टिकुलर टेम्परेचर का नाम क्या है? नील टेम्परेचर। उसको नील टेम्परेचर बोलते हैं, जिस टेम्परेचर के बाद आपका ये मटेरियल एंटी फेरो पैरा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से आपका नेक्स्ट है ए फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। और फेरी मैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप उस तरीके से समझें तो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल और एंटी फेरो में यही डिफरेंस है कि सब कुछ तो वही है, बट वहां पर दोनों जो पड़ोसी लोग थे उनका डाइपोल मोमेंट बिल्कुल इक्वल था, यहाँ पर इक्वल नहीं है, यहाँ पर इसका ज्यादा है और इसका कम है। तो मैग्नीट्यूड दोनों का डिफरेंट है, बट डायरेक्शन और वो सारी चीजें जैसे पहले थी वैसे ही हैं। इस तरह के मटेरियल को हम बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है ना। इसके कुछ एग्जांपल्स हम आपको नोट्स में लिख करके दे देंगे, कौन कौन से मटेरियल्स के एग्जांपल्स आप एंटी फेरो और फेरी मैग्नेटिक के लिए याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ जो होता है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए होता है, और क्यूरी लॉ में आप सीधे ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। वैसे ऐसे है I प्रोपोर्शनल टू H अपान T, और प्रोपोर्शनल T कांस्टेंट C ले आएंगे और H को इधर ले आएंगे तो I अपान H इक्वल टू C अपान T बनेगा, और I अपान H को हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एम बोलते हैं, तो काई एम इक्वल टू C अपान T बन जाएगा। C यहाँ पर कांस्टेंट है तो काई एम प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया 1 अपान T, मतलब बिल्कुल उल्टा रिलेशन है। तो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इस टाइप से डिपेंड करती है। जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उन डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो काई एम होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के काई एम और टी का कोई ऐसा एक्सप्रेशन हमारे पास नहीं है, डिपेंड ही नहीं करता है। तो डायामैग्नेटिक में डिपेंड ही नहीं करता, पैरामैग्नेटिक में ऐसे डिपेंड करता है सी अपान में टी टाइप से, और फेरोमैग्नेटिक में ऐसे डिपेंड करता है सी अपान में टी माइनस टी सी टाइप से। इसको हम बोलते हैं क्यूरी विस लॉ, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूरी लॉ। तो क्यूरी लॉ होता है पैरामैग्नेटिक के लिए, और क्यूरी विस लॉ या क्यूरी का मॉडिफाइड जो लॉ है वो होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में जो काई एम होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसमें इस तरीके से और इसमें इस तरीके से, इस तरीके से। यहाँ जो टीसी है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। तो सवाल आता है क्यूरी टेम्परेचर किसके लिए डिफाइन होता है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक या एंटी फेरो? तो आप बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्यूरी टेम्परेचर होता है। नील टेम्परेचर किसके लिए होता है? अभी पीछे देखा, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए नील टेम्परेचर होता है, ठीक है। नील टेम्परेचर में क्या देखा आपने कि वो एक ऐसा टेम्परेचर होता है कि उस टेम्परेचर के बाद आपका एंटी फेरो जो मटेरियल है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जिसके बाद फेरोमैग्नेटिक भी क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लगता है। तो ये एक बड़ा प्रॉपर एक सवाल बनता है आपके लिए कि नील टेम्परेचर या क्यूरी टेम्परेचर किसके लिए डिफाइन है, पहले तो ये याद रखना है। दूसरा, इसके बाद ये मटेरियल और ये मटेरियल किस तरीके से बिहेव करते हैं, ये दूसरा सवाल आपका है, ठीक है। ये चीज है क्यूरी टेम्परेचर की जो वैल्यू है जिसके बाद ये फेरो वाला आपका पैरा बन जाएगा, वो अगर आयरन की बात करें, निकिल की बात करें, ये आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल्स हैं, आयरन, निकिल, कोबाल्ट। तो इनका जो अपना टेम्परेचर होता है वो 770 डिग्री सेल्सियस 358 डिग्री सेल्सियस होता है,
बहुत जरूरी नहीं है याद करना, लेकिन आप इंफॉर्मेशन के लिए जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा है कि जितने भी आपके डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनके कुछ एग्जांपल्स आप याद कर सकते हैं। और याद करने के लिए ये हिंदी में कुछ ऐसा, मतलब वैसे तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतनी चीज़ें ऐसे याद करनी मुश्किल है, तो इसी बहाने आप याद कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ये, अब ये लिखा हुआ हाँ जी, मतलब ऐसे आप इमेजिन करिए कि इनसे आप बात कर रहे हैं और उनको ये कुछ कहानी नाम की कोई चीज़ है, आप इस तरह की चीज़ बता रहे हैं। ऐसा इमेजिन करके आप इसको याद कर लीजिए कि ये कोई, आप जो है किसी बिस्मत नाम के आदमी से बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं हाँ जी बिस्मत, क्या लेके आना है आपको दुकान से? सोना चांदी नमक पारा। मार्केट से क्या लेके आना है? सोना चांदी नमक पारा। ये लेकर आना है। कौन, किससे बोल रहे हैं? बिस्मत से आप, है ना? तो हाँ जी बिस्मत, फोन पर बोल रहे हैं आप। तो ऐसे करके आप इसको याद कर लेंगे। अब हाँ जी में ये H जो है वो ये हाइड्रोजन हो गया, N जो है नाइट्रोजन हो गया, ये आपका जिंक हो गया, ये बिस्मत ही है पूरा, ये सोना मतलब Au और चांदी मतलब Ag, सिंबल्स हैं ये, और ये आपका नमक है NaCl, और पारा मतलब क्या? मरकरी, है ना? तो हाँ जी बिस्मत, सोना चांदी नमक पारा, ये सारे एग्जांपल्स आपके हो जाएंगे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए आप ये याद कर लीजिए कि आप किसी सीआर को दौड़ा दौड़ा करके पीट रहे थे, और पीटने का कारण क्या था कि वो आपके घर से ये लेकर भाग गया था। एक सीआर घर में आपके आया था और मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम ये सब लेकर आपके यहाँ से भाग गया, तो आप सीआर को दौड़ाकर पीट रहे थे। तो सीआर पीटी MgNaAlCuCl2, कोई तुक नहीं है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, बट याद करने के लिए कर लीजिए, अब क्या ही कर सकते हैं। तो ये Cr का मतलब जो है वो C और R से है, क्रोमियम है, और Pt जो है वो प्लेटिनियम है। बाकी आप समझ रहे हैं, मैग्नीशियम है, सोडियम है, एल्युमिनियम है और CuCl2 है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। और फेरोमैग्नेटिक के लिए वही जो बार बार हम एग्जांपल हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, फिकोनी मैग्नेटाइट। और ये याद करने के लिए आप ये याद कर सकते हैं, मैं ये चीज बार बार बता करके मैं कई जगहों पर फंस भी गया हूं, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिकोनी मैग्नेटाइट को याद करने के लिए आप ये नाम याद कर सकते हैं, मेरे गांव का नाम है। तो जैसे ये लिखा हो सिरकोनी, वैसे फिकोनी, सिरकोनी फिकोनी, सिरकोनी फिकोनी, फिकोनी मैग्नेटाइट। तो फिकोनी में फी मतलब आयरन है, और को मतलब कोबाल्ट है, नी मतलब निकिल, Ni है। आयरन, कोबाल्ट और निकिल, और मैग्नेटाइट जो आयरन का एक और होता है Fe3O4। ये आपका, ये जो चारों एग्जांपल्स हैं वो आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो फिकोनी मैग्नेटाइट फेरोमैग्नेटिक, CrPt MgNaAlCuCl2 आपका पैरामैग्नेटिक, हांजी बिस्मत, सोना चांदी नमक पारा, ये आपका डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। आप इनको इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, और शायद ये लास्ट भी है ना, ये लास्ट है। और इसमें आप देखिए है क्या, यहां से बहुत सारे सवाल हैं आपके एग्जाम के लिए। अगर हम किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड H के अंदर रखा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H के अंदर रखा, कि ये आपका मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज हो जाए, इसके अंदर मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाए और ज्यादा, है ना? क्योंकि इसके अंदर ये मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक होते हैं, मतलब उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ेगा, और बहुत ही स्ट्रांगली इफेक्ट पड़ता है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रख दें तो क्या होता है, यानी आप H की वैल्यू, ये जो H की वैल्यू को बढ़ाते जाएं, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक इंडक्शन भी डेवलप होगा, या इसमें मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I जो डेवलप होगा, वो वैल्यूज बढ़ती जाती हैं। तो हमारा ग्राफ जो है वो H का देखिए ऐसे मिलेगा, हम H की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, तो B की वैल्यू ये B है, या फिर I भी आप लेंगे, यहाँ पर I है, तो ये बढ़ता जाता है। H की जो मैक्सिमम वैल्यू है, उस मैक्सिमम वैल्यू पर जो आपने अप्लाई किया, उस पर आपने यहां पर जो मैग्नेटिक इंडक्शन डेवलप किया था वो ये है। तो आपने मान लीजिए इस डायरेक्शन में H अप्लाई किया, तो इसके अंदर जो B है वो डेवलप हो गया, इसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल वगैरह ढेर सारे बन गए, I की वैल्यू बढ़ गई, B की वैल्यू बढ़ गई, H को आपने ऐसे अप्लाई किया था। लेकिन जब आप इस H की वैल्यू को जो आपने बढ़ाते यहां तक आप पहुंच गए थे, इतना बढ़ा दिया था, अगर आप इनको घटाना स्टार्ट करें, तो ये जो डेवलप हुआ था इसके अंदर मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंडक्शन,
ये रिड्यूस नहीं होता उस तरीके से जिस तरीके से ये इंक्रीज हुआ था। जिस पैटर्न में ये बी की वैल्यू इंक्रीज हुई थी इस एच के साथ में, वो एच के साथ उस तरीके से घटेगी नहीं जिस तरीके से एच घटाएंगे आप। होगा क्या कि आप यहां से अब जब वापस आएंगे तो घटते 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 आपने एच तो जीरो कर लिया, लेकिन आपका ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन इसके अंदर था, या जो आई था, वो जीरो नहीं होगा। उसकी कुछ यहाँ पर ये देखिए वापस आ रहे हैं, वापस आते आते आपकी एच की वैल्यू इस पॉइंट पर एच क्या हो चुका है, जीरो, लेकिन बी की वैल्यू या आई की इतनी वैल्यू है, अभी इतनी वैल्यू है। और ये जो वैल्यू अभी रह गई है इसको हम लोग नाम देंगे रिटेंटिविटी। इसको क्या नाम देंगे, रिटेंटिविटी। मतलब एक बार एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करके अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हटा भी दें तो हटाने के बावजूद भी उसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन रह जाता है रेजिडुअल के फॉर्म में। मतलब उतना रह गया, वो खत्म ही नहीं हो पाया, जीरो नहीं हो पाया वो। तो वो जो रह गया उसी का नाम है रिटेंटिविटी। इतना रिटेन रह जाता है, रिटेन है ना। रिटेंटिविटी मतलब आप समझते हैं रिटेंशन पावर। रिटेंशन पावर मतलब जो चीज दिमाग में रह जाए, अच्छे से याद हो जाए, वो चीज रिटेंशन है। तो रिटेंटिविटी के रूप में आपको इतना ये मिल गया, ये रह गया, एच की वैल्यू को आपने जीरो कर दिया था। अब इस वाले इंडक्शन को या इस आई को पूरी तरह से पहले जैसा यानी जीरो करने के लिए आपने ये जो एच इधर की तरफ अप्लाई किया था, अब आपको बल्कि और लगाना पड़ेगा उल्टा करके, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में एच अप्लाई करना पड़ेगा उसको जीरो करने के लिए। और जितना एच लगाने से, जितना ये एच अपोजिट डायरेक्शन में लगाने से ये जो आपका इसके अंदर बचा हुआ बी था वो क्या हो जाए, फाइनली जीरो हो जाए। अब देखिए एच की वैल्यू आप इस डायरेक्शन में इतना लगा रहे हैं तो इस पॉइंट पर आपका ये जो बी था ये आपका घट करके जीरो हो चुका है। इस पॉइंट पर बी आपका जीरो है, लेकिन एच की वैल्यू निगेटिव इतनी वैल्यू है। तो ये जो आपने निगेटिव डायरेक्शन में एच लगाया जिससे आपका ये बी जो है वो जीरो हो जाए, इस वाली वैल्यू को हम बोलते हैं कोर्सिविटी। तो जो रह गया था मैग्नेटिक इंडक्शन वो आपका हुआ रिटेंटिविटी, उसको घटाने के लिए जो आपने अपोजिट लगाया मैग्नेटाइजेशन फील्ड वो आपका हो गया कोर्सिविटी। ठीक है, बस। और ये जो लूप आपको पूरा मिलता है, ये जो पूरा लूप आपको ग्राफ मिलता है, इस ग्राफ को हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। हिस्टेरेसिस लूप, हिस्टेरेसिस का मतलब होता है टू डिले। मतलब ये है कि एच के साथ, जो एच के साथ है वो बी और या आई वो डिले है, मतलब वो अच्छे से कदम मिला के नहीं चल रहा है। दोनों कदम से कदम मिला के आगे तो बढ़े, आपने एच बढ़ाया तो बी या आई भी बढ़ा, लेकिन आपने एच को जब वापस जीरो किया तो बी वापस वहां तक आया नहीं, थोड़ा सा वापस आकर के वहीं रुक गया। अब इसको वापस यहां लाने के लिए आपको वापस उल्टा इधर चलना पड़ेगा, तब ये बी आपका वापस आकर के जीरो पर आएगा। तो ये ऐसा है, लग रहा है कि आपका जो बी या आई है वो एच के साथ अच्छे से चल नहीं पा रहा, जाते टाइम तो गया था लेकिन वापस आते टाइम गड़बड़ कर रहा है। तो ये जो लैगिंग हो रही है, डिले हो रहा है, इसी को हम हिस्टेरेसिस बोलते हैं। और उसके लिए जो ग्राफ मिलता है, कर्व मिलता है, उसको हिस्टेरेसिस कर्व या हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं। ठीक है, जिस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को आप मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर रहे थे, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर रहे थे, उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक बार मैग्नेटाइज और फिर वापस से डीमैग्नेटाइज करके इनिशियल कंडीशन में पहुंचाने के लिए आपको जो भी आप यहां पर काम करते हैं उसकी वजह से ये आपका जो मटेरियल है वो आपका हीट हो जाता है और यहां पर उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है। ठीक है ना। तो कुछ एनर्जी का लॉस जो यहां पर होता है हीटिंग के फॉर्म में मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में, वो चीज को अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो आपको हिस्टेरेसिस लूप का एरिया कैलकुलेट करना होगा। इस हिस्टेरेसिस लूप का जो एरिया होगा वो बताएगा मेजरमेंट ऑफ द वर्क डन इन मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग, या आप कह सकते हैं एनर्जी डिसिपेशन इन पर साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। एक साइकिल में मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने में जितना एनर्जी खर्च होती है, जितना वर्क डन होता है, वो आपको हिस्टेरेसिस लूप के एरिया से मिल जाएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात इसको आप याद कर लीजिए कि आई एच का जो अगर आप यहाँ पर आई और एच की बात करेंगे तो इसके इस लूप का जो एरिया आएगा वो बी और एच के बीच में, अगर ग्राफ होगा बी और एच के बीच में, उसके लूप के एरिया से क्या होता है, ज्यादा। ठीक है, अगर आई और एच के बीच में ग्राफ खींचे तो उसका जो एरिया आएगा वो बी और एच वाले के लूप के एरिया से ज्यादा आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ से खूब सवाल हैं और इन सवालों के लिए आप एक काम कर लीजिए, इन सवालों के लिए ये कुछ प्रॉपर्टी है आप याद कर लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट पास करें और आपका जो सोलेनॉइड है वो मैग्नेट की तरह काम करे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो जब तक हमें
हमें मतलब थोड़ी देर के लिए मैग्नेट चाहिए तो हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट से बना लेते हैं, करंट पास करेंगे तो मैग्नेट की तरह काम करेगा, करंट हटा लेंगे तो उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, टेम्पोररी मैग्नेट है। और एक दूसरा होता है आपके पास परमानेंट मैग्नेट, कि वो मैग्नेट है तो मतलब मैग्नेट है, ठीक है ना, वो परमानेंट, हमेशा वो मैग्नेट की तरह रहेगा, वो परमानेंट मैग्नेट है। तो सवाल पूछते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए रिटेंटिविटी कैसी होनी चाहिए, कोर्सिविटी कितनी होनी चाहिए, हिस्टेरेसिस लॉस कैसा होना चाहिए, ऐसे बहुत सवाल आते हैं। उसमें से एक दो सवाल आपके एग्जाम में हैं और बाकी हम इसके पहले करा भी चुके हैं, ठीक है। एक दो बातों का कंट्राडिक्शन आपको बहुत देखने को मिलता है सवालों का, वो मैं प्रॉब्लम भी बता देता हूं। तो परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए आप जो मटेरियल्स यूज करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं जिनकी हेल्प से हम बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसका एग्जांपल है सॉफ्ट आयरन और म्यू मेटल, ठीक है ना, सॉफ्ट आयरन और म्यू मेटल है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये कौन से एग्जांपल्स में आते हैं, ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल्स हैं जिनकी हेल्प से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी टेम्पोररी मैग्नेट बना रहे हैं। और ये वो मटेरियल्स हैं जिनको हम बोलते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, जिनकी हेल्प से हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। मतलब एक बार मैग्नेट बन गया तो हमेशा मैग्नेट है ये, बट ये करंट हटा लेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, इससे बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, इससे बनेगा परमानेंट मैग्नेट। एग्जांपल्स दोनों के याद कर लीजिए। दोनों के जो फेमस एग्जांपल हैं वो ये है कि यहां पर स्टील और यहां पर सॉफ्ट आयरन, ये सबसे प्रिफरेबल आपके एग्जांपल्स हैं। और रही बात इनकी रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी, इन सारी चीजों की, तो जितने भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने वाले मटेरियल्स होते हैं, उन मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो उनकी रिटेंटिविटी कम होती है, कोर्सिविटी कम होती है, उसमें हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है, परमिएबिलिटी बहुत अच्छी होती है, मतलब बहुत आसानी से उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर कर जाती हैं, परमिएबिलिटी उसको बोलते हैं म्यू। तो परमिएबिलिटी अच्छी होती है। यहाँ पर कोर्सिविटी हाई होती है, रिटेंटिविटी हाई होती है, एनर्जी लॉस भी यहाँ पर बहुत होता है, और परमिएबिलिटी इनकी कम होती, मतलब अच्छे से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट अच्छे से बहुत जल्दी से नहीं हो पाता है, इजिली नहीं हो पाता है, तो ये परमिएबिलिटी इनकी थोड़ी कम होती है। और ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो ये ससेप्टिबिलिटी भी इसी तरह से परमिएबिलिटी जैसी चीज है कि कितने अच्छे से अलाउ कर रही है चीजों को। तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट में ये ज्यादा होता है और यहां पर इसको क्या बोलेंगे, ये कम होता है, ठीक है। अब यहां पर एक ही प्रॉब्लम है जो हमने आपको पहले बता रखा है। सवाल ये पूछते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए। तो इन जनरल अगर देखा जाए तो रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी कम होती है सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए, एक्सेप्टिंग कौन, सॉफ्ट आयरन, ये आपका एक्सेप्शन है। सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं, उन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल्स, सॉरी सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का जो रिटेंटिविटी होता है वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की रिटेंटिविटी से कम होता है। लेकिन सॉफ्ट आयरन के केस में उल्टा है, सॉफ्ट आयरन का जो रिटेंटिविटी है वो स्टील की रिटेंटिविटी से ज्यादा होती है। इसी वजह से अगर हम ग्राफ प्लॉट करें सॉफ्ट आयरन और स्टील के लिए, तो हमारा अगर ये स्टील का ग्राफ है तो सॉफ्ट आयरन वाला जो ग्राफ होगा वो ऐसा मिलेगा, ऐसा ऐसा मिलेगा। तो सॉफ्ट आयरन के केस में, सॉफ्ट आयरन के केस में जो रिटेंटिविटी वाला पोर्शन है, ये ग्राफ देखिए, जैसे यहां से पीछे जाते हैं तो यहां पर आपको रिटेंटिविटी मिलता है। मतलब अगर हम इसको थोड़ा और कर्न कर लें, ऐसे कर लीजिए आप, ऐसे, तो इसको इधर ले जाएंगे, ये रिटेंटिविटी मिलेगा सॉफ्ट आयरन का, और ये आपका स्टील का इतना मिल रहा है। तो सॉफ्ट आयरन में रिटेंटिविटी ज्यादा होती है, कोर्सिविटी कम होती है, और स्टील में रिटेंटिविटी कम होती है, कोर्सिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। और स्टील के केस में लूप का एरिया इस सॉफ्ट आयरन के केस में लूप के एरिया से ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा एरिया मिलेगा तभी तो ज्यादा लॉस को ये रिप्रेजेंट करेगा। एरिया लॉस को ही तो बताता है, एनर्जी लॉस को। तो हिस्टेरेसिस लॉस जो है परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल में ज्यादा होते हैं।